दोस्तों नमस्कार, मैं आशुतोष त्रिपाठी आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल फिजिक्स वाल में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि चैप्टर 8 एनसीईआरटी बुक का क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चैप्टर को आप लोग, जहां तक मेरा आइडिया है, आप लोग पढ़ चुके होंगे, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चों ने एनसीईआरटी बुक से रीडिंग नहीं की होगी। तो चलिए हम लोग साथ में पढ़ते हैं एनसीईआरटी बुक से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चैप्टर को, कि किस प्रकार एनसीईआरटी बुक में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को समझाया गया है। तो एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में कह रहा है स्टूडेंट्स, इन वी लर्न दैट एन इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड। हमने चैप्टर 4 में देखा कि इलेक्ट्रिक करंट क्या प्रोड्यूस करती है, मैग्नेटिक फील्ड। ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा भी था कि ये किसी वायर में करंट फ्लो कर रही है, तो उसके अराउंड में क्या प्रोड्यूस हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड। क्या प्रोड्यूस करता है वो, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है इन क्लोज लूप में, इन क्लोज लूप में। एम्पियर सर्किट लॉ आप लोगों ने पढ़ा था स्टूडेंट्स, इस प्रकार कि वो चारों तरफ क्या फील्ड डेवलप करेगा, लूप में मैग्नेटिक फील्ड, एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगी। और स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ये भी पढ़ा था कि टू करंट कैरिंग वायर इजर से मैग्नेटिक फोर्स ऑन ईच अदर। ये दो करंट कैरिंग वायर हैं, वो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। ये दो वायर आपस में नजदीक में रखे हुए हैं स्टूडेंट्स, जैसे मान लिया दो वायर हैं, मान लिया दो वायर हैं स्टूडेंट्स, और उनमें करंट फ्लो कर रही है। जैसे एक में करंट फ्लो कर रही है I1 और एक में करंट फ्लो कर रही है I2, और सेम डायरेक्शन में है, तो वो क्या करने लगते हैं स्टूडेंट्स, रिपेल करने लगते हैं। उनमें रिपल्सन आ जाता है, मतलब दूर हटने लगते हैं, ये सेम करंट फ्लो करी इन सेम डायरेक्शन में। तो और आप लोगों ने एक्सप्रेशन भी निकाला था, ये बड़ा, मुझे जहाँ तक याद है, आप लोगों को याद जरूर होगा, ये बड़ा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R। तो इस प्रकार आप लोगों ने देखा कि स्टूडेंट्स की दो टाइप के लॉज देखे कि इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर सकती है मैग्नेटिक फील्ड, और आप लोगों ने क्या देखा कि टू करंट कैरिंग वायर exerts a magnetic force on each other. Further in chapter 6 we have seen, further in chapter 6 the magnetic field changing with time give rise to an electric field। और आप लोगों ने चैप्टर 6 में देखा था कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड विद टाइम गिव राइज टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड। आप लोगों ने ये भी देखा कि यदि कोई मैग्नेट को पास कराया जा रहा है सोलेनाइड से, स्टूडेंट आप लोगों ने देखा था कि ये सोलेनाइड है, सर्कुलर लूप लिया था उन्होंने, और ये मान लिया इस प्रकार से, और उन्होंने इसमें क्या लगा दिया था, अमीटर लगाया, और यहाँ पर इन्होंने क्या किया, एक मैग्नेट लिया, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू, तो नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो क्या करेंगी, इसको क्रॉस करेंगी। यदि इसको क्या करा जाए, बहुत तेजी से क्रॉस कराया जाए, तो जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स विच चेंज विद टाइम डी फाइव बी अपॉन डी टी। मैग्नेटिक फ्लक्स विद टाइम क्या गिव राइज कर देता था, ईएमएफ। क्या, ईएमएफ, दैट इज करंट फ्लो करने लगती थी। क्या फ्लो करने लगती थी स्टूडेंट, करंट फ्लो कर रही थी इमीटर में। तो इस प्रकार आप लोगों ने ये भी देखा था फैराडे, जिसको कहते थे फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन। क्या कहते थे, फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन। तो इस प्रकार के आप लोगों ने चीजें देखी कि चेंजिंग क्या कर रही है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड विद टाइम। तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड विद टाइम गिव राइज टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसका उल्टा भी ट्रू हो सकता है, कह रहा है कि इस कन्वर्स आल्सो ट्रू स्टूडेंट। क्या इसका उल्टा भी पॉसिबल है, ट्रू, ये कहना चाहता है। डज एन इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजिंग विद टाइम गिव राइज टू मैग्नेटिक फील्ड। क्या चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकती है। तो इस प्रकार का स्टूडेंट्स कह रहा है कि डज एन इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजिंग विद टाइम गिव राइज टू मैग्नेटिक फील्ड। क्या चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकती है। इस प्रश्न का उत्तर किसने दिया, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने दिया। किसने दिया था, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने। किसमें दिया, 1831 में ईडनबर्ग में पैदा हुए थे, और उन्होंने कहा दैट दिस वाज इंडीड द केस, या वास्तव में एक केस हो सकता है, इंडीड द केस, ये केस हो सकता है। नॉट ओनली केवल इलेक्ट्रिक करंट बट आल्सो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट्स ए मैग्नेटिक फील्ड। केवल ये वायर वाला ही करंट वाला मैग्नेटिक फील्ड को नहीं प्रोड्यूस कर सकता है, ओनली एक चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या कर सकती है स्टूडेंट्स, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या कर सकती है, प्रोड्यूस कर सकती है मैग्नेटिक फील्ड। ये किसने बताया, मैक्सवेल ने बता दिया। और उन्होंने कहा, अब देखिए स्टूडेंट्स क्या हुआ कि मैक्सवेल ने ये तर्क तो दे दिया, लेकिन उन्होंने कैसे इसको सिद्ध किया, इसके बारे में देखते हैं। उन्होंने क्या देखा स्टूडेंट्स, उन्होंने देखा कि जब एम्पियर सर्किट लॉ, व्हाइल अप्लाइंग एम्पियर सर्किट लॉ टू फाइंड अ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट आउटसाइड ऑफ द कैपेसिटर। जब उन्होंने देखा कि यदि एम्पियर सर्किट लॉ को मैग्नेटिक फील्ड पता करने के लिए चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के केस में लिया जाता है कनेक्टेड टू टाइम वेरिंग करंट, देन नोटिस दैट, मैक्सवेल ने नोटिस किया कि इनकॉन्स्टेंसी है। क्या है स्टूडेंट्स, इनकॉन्स्टेंसी है इन द एम्पियर सर्किट लॉ में। क्या है, इनकॉन्स्टेंसी, सही एम्पियर सर्किट लॉ रिजल्ट नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है। ही सजेस्टेड, और उन्होंने सजेस्ट किया दैट एग्जिस्टेंस ऑफ एन एडिशनल करंट, और उन्होंने कहा कि हो सकता है कि एक एडिशनल करंट हो कॉल्ड बाय हिम द डिस्प्लेसमेंट करंट टू रिमूव दिस इनकॉन्स्टेंसी। और उन्होंने एक सजेस्ट किया कि एक एडिशनल करंट
का कॉन्सेप्ट और उसका नाम क्या दिया उन्होंने, डिस्प्लेसमेंट करंट टू रिमूव द इनकॉन्स्टेंसी। आगे बढ़ते हैं। मैक्सवेल फॉर्मुलेटेड ए सेट ऑफ इक्वेशंस इन्वॉल्विंग द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स एंड देयर सोर्सेज। मैक्सवेल ने क्या किया स्टूडेंट्स, मैक्सवेल ने क्या वर्क किया कि उन्होंने एक सेट ऑफ इक्वेशंस को जो थी इलेक्ट्रिक फील्ड की और मैग्नेटिक फील्ड की एंड देयर सोर्सेज द चार्ज एंड करंट डेंसिटी, चार्ज और करंट डेंसिटीज की, दीज इक्वेशंस आर नोन एज मैक्सवेल इक्वेशंस। तो मैक्सवेल इक्वेशंस यदि एग्जाम में आता है तो आपको क्या लिखेगा, मैक्सवेल इक्वेशन आर सेट ऑफ इक्वेशन इन्वॉल्विंग द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स एंड देयर सोर्सेज द चार्ज एंड करंट डेंसिटीज। तो इस प्रकार ये मैक्सवेल इक्वेशंस आपसे पूछे तो मैक्सवेल इक्वेशन क्या है, सेट ऑफ इक्वेशंस है ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड देयर सोर्सेज। ओके स्टूडेंट्स, टुगेदर विद, यदि हम उसमें थोड़ा सा लॉरेंज फोर्स फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा स्टूडेंट्स, यह बराबर क्या होता है, क्यू क्रॉस वी, यह बराबर क्या होता है, क्यू वी क्रॉस वी, इसको कहते हैं लॉरेंज फोर्स। यदि कोई चार्ज मूव कर रहा है तो यदि इसको भी हम इसमें जोड़ दें, टुगेदर विद लॉरेंज फोर्स फार्मूला दे मैथमेटिकली एक्सप्रेस द ऑल द बेसिक लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो जितनी भी बेसिक लॉज हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के वो सब कंप्लीट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। तो आगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रेडिक्शन टू इमर्ज फ्रॉम मैक्सवेल इक्वेशन। अब मैक्सवेल इक्वेशन से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रेडिक्शन निकल रहा है वो क्या है, इज द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यही दोस्तों बहुत बड़ी चीज है कि उन्होंने सेट ऑफ इक्वेशन तो ली और वो इक्वेशन तो पहले से डिराइव हो चुकी थी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नेटिक, लेकिन उनको कंबाइन करके उनसे उन्होंने एक सेट ऑफ इक्वेशंस बनाया और उससे एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट दिया। वो इंपॉर्टेंट रिजल्ट ही मैक्सवेल का क्या है, मैक्सवेल इक्वेशंस ही प्रेडिक्ट्स द इमर्ज फ्रॉम द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वो रिजल्ट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया। अब ये कैसे दिया, व्हिच आर कपल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स व्हिच आर कपल्ड विद टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दैट प्रोपोगेट इन स्पेस। और उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड्स क्या है वो कंबाइन करके सेट ऑफ इक्वेशंस को यदि करें तो उनसे क्या एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का वेव इक्वेशन डेवलप हो रही है और वो क्या है, वेरिंग टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स हैं और जो प्रोपोगेट कर सकती हैं इन स्पेस। द स्पीड ऑफ द वेव्स, और जो स्पीड होगी उस वेव्स की अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन टर्न आउट टू बी वेरी क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट देखिए कितना हिस्टोरिकली उन्होंने चीज़ों को बता दिया कि जो एक एम्पियर्स लॉ की इनकॉन्स्टेंसी को उन्होंने खत्म कर दिया और उन सेट ऑफ इक्वेशंस से एक पैटर्न, एक वेव इक्वेशन डेवलप की और उस वेव इक्वेशन की जो वेलोसिटी थी स्टूडेंट्स वो किसके बराबर थी, नियरली इक्वल टू द स्पीड ऑफ द लाइट। तो इस प्रकार जेम्स क्लर्क मैक्सवेल का एक बहुत बड़ा योगदान है कि इस थ्योरी को समझना कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या प्रोड्यूस कर सकती है, मैग्नेटिक फील्ड। फैराडे का क्या योगदान है स्टूडेंट्स, फैराडे का जो योगदान हम कह सकते हैं उन्होंने बस खाली कहा चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो चेंजिंग मैंने मतलब उन्होंने क्या किया स्टूडेंट्स, हम कहें तो उन्होंने बस खाली कहा फाई बी प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, और उसका कन्वर्स किसने, फैराडे का कन्वर्स किसने किया, मैक्सवेल ने कहा। मैक्सवेल ने क्या कह दिया कि जो चेंजिंग फाई प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, तो बिल्कुल उसका कन्वर्स कह रहे हैं और उसको कन्वर्स को ट्रू और उन्होंने सिद्ध भी कर दिया। अब आते हैं स्टूडेंट्स आगे। तो स्टूडेंट्स ऑब्टेन फ्रॉम द ऑप्टिकल, और जो ऑप्टिकल मेजरमेंट से पहले ही वेलोसिटी ऑफ लाइट पता ही हो चुकी थी स्टूडेंट्स। दिस लीड टू रिमार्केबल कंक्लूजन टू द लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। और इस प्रकार एक बहुत बड़ा रिमार्केबल कंक्लूजन दे दिया जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने कि लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। पहले लाइट की कर्स्कुलर थ्योरी न्यूटन ने कहा था कि कणिका सिद्धांत से है, छोटे छोटे पार्टिकल्स ऑफ एनर्जी हैं, लेकिन जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने ये सिद्ध कर दिया कि लाइट जो न्यूटन की थ्योरी है वो परफेक्टली नहीं है, लाइट में भी हो सकती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। उन्होंने डिनाई नहीं किया कि न्यूटन की थ्योरी गलत है, क्योंकि न्यूटन एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे और उनका अपोजिशन करना भी कठिन था, लेकिन उन्होंने जो मैक्सवेल ने थ्योरेटिकली ये प्रूव कर दिया, थ्योरी से प्रूव कर दिया कि लाइट हो ना हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है और जो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर टाइम वेरिंग है और जो दैट इज लाइट इज मेड अप ऑफ टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ रहा, ओके स्टूडेंट्स। तो मैक्सवेल वर्क दस मैक्सवेल ने का जो वर्क है दस यूनिफाइड द डोमेन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म एंड लाइट। जो इस प्रकार उन्होंने मैक्सवेल ने क्या कर दिया कि इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म और लाइट को एक ही डोमेन में यूनिफाइड कर दिया। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे फैराडे का वर्क और मैक्सवेल का वर्क। अब आते हैं कि इससे ये तो सिद्ध हो गया कि स्टूडेंट्स की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नेचर में स्टेब्लिश है, नेचर में होती हैं, प्रिडिक्ट होती हैं, लेकिन इनकी डिस्कवरी ये तो थ्योरेटिकली इन्होंने एक्सप्लेन किया था, लेकिन प्रैक्टिकली या लेबोरेटरी में तो इसका अभी तो डिटेक्ट हो नहीं पाई थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लेकिन एग्जिस्टेंस है, इस एग्जिस्ट तो है, करती हैं, ये बता दिया मैक्सवेल ने। और वो लाइट है, लेकिन लाइट के अलावा भी क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं और उनको लेबोरेटरी में बनाया जा सकता है, उनकी पहचान की जा सकती है। तो इसके लिए एक नए साइंटिस्ट आए, हर्ट्ज। क्या नाम है, हर्ट्ज के बारे में आप पढ़ते हैं। हर्ट्ज इन 1885 एक्सपेरिमेंटली
मैक्सवेल का था थ्योरेटिकली, लेकिन हर्ट्ज का क्या है, एक्सपेरिमेंटली डेमोन्स्ट्रेटेड द एक्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इस प्रकार 1885 में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में मैक्सवेल की थ्योरी थी उसको प्रूव कर दिया, किसने प्रूव किया, हर्ट्ज ने। और क्या कह दिया, एक्सपेरिमेंटली डेमोन्स्ट्रेट किया और एक्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक उन्होंने क्या बनाई थी, रेडियो वेव्स। अब आते हैं आगे, इस टेक्नोलॉजिकल यूज बाय मार्कोनी, और मार्कोनी ने इसका यूज कर दिया, टेक्नोलॉजिकली यूज किया, एंड अदर लीड टू ड्यू टू कॉज ऑफ द रिवोल्यूशन ऑफ कम्युनिकेशन। और ये कम्युनिकेशन का 20वीं सेंचुरी में कम्युनिकेशन जो है वो एक बहुत बड़ी चीज उभर कर आई। ये किसके लिए द्वारा आई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के द्वारा आई। और सबसे पहले वर्क इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का क्या है, मैक्सवेल ने, वो किससे दिया, थ्योरेटिकली दिया, लेकिन हर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दिया, उसको जनरेट किया रेडियो वेव्स को। लेकिन कम्युनिकेशन के रूप में किसने यूज किया, रेडियो वेव्स को यूज कैसे किया, ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कैसे किया हमारी साउंड वेव्स को, उनका उसमें किसका योगदान जाएगा, मार्कोनी का जाएगा। तो मार्कोनी ने तो क्या सबसे पहले रेडियो को ट्रांसमिट किए थी वेव्स को। तो आगे बढ़ते हैं, टुडे विटनेसिंग, और जिसके हम लोग गवाह हैं, विटनेसिंग टुडे। ओके, इन दिस चैप्टर वी फर्स्ट डिस्कस वी नीड द डिस्प्लेसमेंट करेंट। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम फर्स्ट डिस्कस करेंगे नीड टू डिस्प्लेसमेंट करेंट एंड द इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, देन वी प्रेजेंट द डिस्क्रिप्टिव अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, द ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और जो स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का होगा, अब बाद में आप देखेंगे कि स्ट्रेचिंग फ्रॉम गामा रेज से 10,10 टू लॉन्ग रेडियो वेव्स तक जाता है। गामा रेज से कहां तक जाता है, रेडियो वेव्स तक डिस्क्राइब करेंगे। हाउ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर सेंट टू एंड रिसीव्ड बाय कम्युनिकेशन इन चैप्टर 15। वो चैप्टर 15 में हम पढ़ेंगे कि कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के द्वारा हम अपनी साउंड वेव्स को कम्युनिकेट करेंगे, कम्युनिकेशन सिस्टम चैप्टर 15 में पढ़ते हैं। अब स्टूडेंट्स आते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट को समझने के लिए। तो डिस्प्लेसमेंट करंट, अब स्टूडेंट वी हैव सीन इन चैप्टर 4 दैट एन इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। आप लोगों ने देखा चैप्टर 4 में एम्पीयर सर्किट लॉ, मैक्सवेल शोड दैट द लॉजिकल कांस्टेंसी ए चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट आल्सो प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड। कि उन्होंने कहा कि मैक्सवेल ने कहा कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट आल्सो प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड। दिस इफेक्ट इज ग्रेट इंपॉर्टेंस टू एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ द रेडियो वेव्स। और ये जो रिजल्ट है ये मस्ट इंपॉर्टेंट है टू द एग्जिस्टेंस ऑफ द रेडियो वेव्स का प्रोडक्शन करने के लिए, एंड गामा रेज एंड विजिबल लाइट एज वेल एज अदर फॉर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा। टू सी हाउ, किस प्रकार, टू सी हाउ द चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड गिव राइज टू मैग्नेटिक फील्ड। अब हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकती है मैग्नेटिक फील्ड। लेट अस कंसीडर, अब इसके लिए एक केस लेते हैं हम, चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर। लेट अस कंसीडर ए प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर एंड अप्लाई द एम्पीयर सर्किट लॉ गिवन इन चैप्टर 4। और एम्पीयर सर्किट लॉ आप पढ़ाएंगे। इंटीग्रल क्या होता है स्टूडेंट्स, इंटीग्रल बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई टी, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई टी। अभी हम लोगों ने पढ़ा भी था बी डॉट डी एल, यहाँ पर ये एम्पीयर सर्किट लॉ से ही हमने लगाया था, बी डॉट डी एल इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट आई, यदि इसमें करंट आई फ्लो कर रही है। तो इस प्रकार हमने देखा था बी डॉट डी एल इंटीग्रल म्यू नॉट आई। अब स्टूडेंट टू फाइंड ए मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट आउटसाइड ऑफ द ग्रिड, इसको समझने के लिए थोड़ा सा फिगर पर जाते हैं। स्टूडेंट्स उन्होंने एक केस लिया है, ये हमारा एक कैपेसिटर है, कैपेसिटर की दो प्लेट्स हैं और ये वायर में इसमें करंट फ्लो कर रही है, कह सकते हैं करंट आई फ्लो कर रही है। अब स्टूडेंट्स उन्होंने क्या वो कहने चाहते हैं कि हम ये पॉइंट पी लें, यहाँ पर आउटसाइड एक पॉइंट पी लिया, उस पर हम क्या निकालना चाहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। तो हमको क्या लगाना पड़ेगा, एम्पीयर सर्किट लॉ। एम्पीयर सर्किट लॉ क्या होता है, बी इंटीग्रल बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई टी, और आई या टी है, टाइम के साथ चेंज, टाइम वेरिंग करंट है तो आई टी हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स ये पॉइंट पी पर, तो सबसे पहले उन्होंने इन वन केस में क्या लिया कि एक लूप लिया, इस टाइप का लूप लिया सर्किल, और ये मान लीजिए ये आर डिस्टेंस है, तो हम यहाँ पर लगाएंगे स्टूडेंट बी डी एल कहता हो जाएगा 2 पाई आर, तो 2 पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट आई टी। कोई दिक्कत नहीं, स्टूडेंट इस प्रकार वो समझा रहे हैं। नाउ कंसीडर ए डिफरेंट केस, डिफरेंट सरफेस। अब उन्होंने कहा कि ये तो पहले सरफेस में जो पिछले हमने बता चुके हैं, इस सरफेस के बारे में हमने था बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई टी, ये हम लोगों ने दिखा दिया, इसमें दिखा रहे हैं, और ये लूप है इस प्रकार का। अब नाउ कंसीडर ए डिफरेंट सरफेस। स्टूडेंट्स अब हम लेते हैं एक दूसरा सरफेस, कंसीडर डिफरेंट सरफेस विच है सेम बाउंड्री, उसकी जो बाउंड्री है सेम है, दिस इज ए पॉड लाइक सरफेस। देखिए स्टूडेंट एक उन्होंने क्या किया, पॉड लाइक सरफेस ले लिया, कि ये देखिए ये तो पहले सरफेस है, वो बाउंड्री वही है सब स्टूडेंट, बाउंड्री वही है, लेकिन उन्होंने क्या किया कि इसको बाउंड्री की सेम है लेकिन उसको क्या कर लिया उन्होंने, पॉड लाइक टाइप का बना लिया। ये तो मतलब उसका एक बाउंड्री जो है, एक हिस्सा है वो किसके अंदर आ रहा है, पॉड लाइक सरफेस विच नो वेयर टचेज, जो कहीं भी टच नहीं कर रहा, विच नो वेयर टचेज द करंट बट हैज इट्स बॉटम बिटवीन द कैपेसिटर, लेकिन इसका बॉटम क्या है, कैपेसिटर के बिटवीन है। इस माउथ इज ए सर्कुलर, इसका मुंह जो है वो सर्कुलर लूप है, मेंशनड है वो, जैसे पहले भी वो है। अनदर सरफेस इज शेप लाइक ए टिफिन बॉक्स, और दूसरा जो सरफेस है वो क्या है, लाइक ए टिफिन बॉक्स भी है। टिफिन बॉक्स की तरह जब अपने घर में ले गए होंगे तो टिफिन बॉक्स तो ऊपर क्या ढक्कन होता है, उसमें पीछे अंदर भरा होता है, लाइक ए टिफिन बॉक्स। ओके, तो ये सरफेस कैसा हो सकता है, टिफिन बॉक्स है, विदाउट द लीड, लीड भी बिना भी लीड के हो सकता है, यदि ये लीड हटा दे तो दूसरा भी सरफेस ले सकते हैं। इस प्रकार उन्होंने एक सर्कुलर ले लिया, रेक्टेंगुलर में ले लिया। Another surface shaped like a tiffin box is on applying ampere circuit law to such a surface with same perimeter। अब हम कह रहे हैं कि यदि हम इसमें लगाएं
एम्पेयर सर्किट लॉ। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, यदि इसमें लगा देते हैं एम्पेयर सर्किट लॉ तो किस प्रकार लगेगा, तो यदि हम कहें इसमें तो फिर क्या हो जाएगा, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट। अब स्टूडेंट बताइए कि करंट ये इस लूप को कहीं क्रॉस कर पा रही है, इस स्टीफन बाइस लूप में, तो वहां तो करंट है ही नहीं, क्योंकि करंट तो यहाँ पर आके यहाँ पर इस सरफेस तक आती है, इसके प्लेट तक, और उसके बाद यहाँ पर इसके अंदर तो कोई करंट है नहीं। तो ये जो अंदर की जो बाउंड्री है टिफिन लाइक वाले, ये तो इससे क्रॉस नहीं कर रही है, और इसमें जब म्यू नॉट आई जो है वो टोटल करंट पास थ्रू द लूप होता है, तो यहाँ तो कोई भी करंट फ्लो नहीं करे तो जीरो हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बी जब इस लूप के द्वारा निकालेंगे आउटसाइड ऑफ पॉइंट, तो वहाँ जीरो मिल रही है, और यहाँ पर जब बी निकाल रहे हैं पॉइंट पी पर, तो म्यू नॉट आई टी म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आर निकल रही है, और यहाँ पर भी ये पॉइंट पी पर जीरो। तो एम्पेयर सर्किट लॉ के कारण लगा, दोनों में एम्पेयर सर्किट लगा, लेकिन एम्पेयर सर्किट लूप को चेंज करने पर वैल्यू चेंज हो जाए, ये तो गलत है। वैल्यू पॉइंट पी पर एक बार वैल्यू हमारी ये आ रही है, जीरो आ रही है, और एक बार हमारी कितनी वैल्यू आ रही है, म्यू नॉट आई पॉइंट टू पर। यही कहना चाहता है, समझाने आप समझ रहे होंगे और सही तरीके से समझ भी गए होंगे जो मैं कहना चाहता हूँ। वी फाइंड दैट द लीड टू द लेफ्ट साइड इक्वेशन है नॉट चेंज बट द राइट हैंड साइड इज जीरो। इधर का तो कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन राइट हैंड साइड वाला ये जीरो होगा करंट, नॉट म्यू नॉट आई सिंस नो करंट पास थ्रू द सर्फेस। कोई करंट ये पास ही नहीं करें इन फिगर 8.1 एंड सी 8.1 इन सी वाले फिगर में, बी और सी में, ये वाले फिगर को ले लो या उस वाले फिगर में ले लो। सो वी हैव कंट्राडिक्शन, सो वी हैव कंट्राडिक्शन है स्टूडेंट्स। यहाँ पर कैलकुलेट वन वे द मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पी, कैलकुलेट दो अनदर वे द मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। वन वे में तो मैग्नेटिक फील्ड हमको मिल रही है पॉइंट पी पर, और अनदर जब हम लगा रहे हैं अनदर वे में ये टिफिन बॉक्स टाइप का शेप ले रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी क्या हो रही है, जीरो हो रही है, जीरो हो रही है टिफिन बॉक्स में। ये तो गलत है भाई, ऐसा कैसे हो सकता है। तो इस प्रकार उन्होंने समझाया कि सिंस द कंट्राडिक्शन अराइजेस फ्रॉम वन एम्पियर सर्किट लॉ, दिस लॉ मस्ट बी मिसिंग समथिंग, कुछ इसमें समथिंग मिसिंग है। द मिसिंग टर्म मस्ट बी सच दैट वन गेट्स ए मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट, और ये मिसिंग टर्म ही क्या प्रोवाइड करेगा, मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट पी। अब स्टूडेंट्स ये जो पॉइंट पी पर मिल तो करंट के कारण ही मिल रहा, तो जाहिर सी बात है कि यदि आउटसाइड ये करंट है तो मैंने भी तो अंदर भी ये करंट होनी चाहिए, नो मैटर व्हाट सरफेस इज यूज्ड, और उन्होंने कहा नो मैटर व्हाट सरफेस इज यूज्ड। सो वी कैन एक्चुअली गेस द मिसिंग, सो वी कैन एक्चुअली अब गेस करेंगे द मिसिंग टर्म। क्या हो सकता है मिसिंग टर्म, आप बताइए क्या हो सकता है। करंट है तो करंट टाइप का ही होगा। लुकिंग केयरफुली एट 8.1 सी, इसमें केयरफुली यदि हम देखें देयर एनीथिंग पासेस थ्रू द सरफेस या बिटवीन द प्लेट्स एंड कुछ पास तो हो नहीं रहा, इसके अंदर क्या हो रहा है, अंदर यही तो हो रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसके अंदर वेरी कर रही है, क्योंकि जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा स्टूडेंट्स, जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इन द चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर ई बराबर क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा या क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी, मतलब टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, दैट इज चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, तो स्टूडेंट्स इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं क्या कर रहे हैं, ऑफ कोर्स द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर वी हैव एन एरिया ए एंड टोटल चार्ज q, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इज q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। ओके स्टूडेंट, द फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सर्फेस, और जो फील्ड है वो परपेंडिकुलर टू द सर्फेस। देखिए ये फील्ड लाइंस बनी है, ये फील्ड लाइंस जो बनाई गई हैं सीधी सीधी, ये क्या है, परपेंडिकुलर टू द सर्फेस है। ओके, पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब स्टूडेंट्स ये समझा रहा इट हैज द सेम मैग्नीट्यूड ओवर द एरिया ऑफ द कैपेसिटर, और मैग्नीट्यूड सेम है ओवर द एंड व्हेन इट सेड आउटसाइड, और आउटसाइड ये खत्म हो जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड। सो व्हाट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो क्या पास हो रहा है इस सरफेस से, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है स्टूडेंट्स, फाई बराबर फाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लेते हैं स्टूडेंट्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई बराबर क्या होता है, क्यू ई इंटू ए, फ्लाई बराबर क्या हो जाता है स्टूडेंट्स ई, फाई जो होता है फ्लक्स, फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द एरिया, तो फाई ई इंटू ए हो जाएगा, फाई बराबर ई मॉड ई बराबर हमने लिखा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो इसको जबकि ये कट जाएगा स्टूडेंट्स, ए कट जाएगा तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन, तो फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स नाउ द चार्ज, अब देखते हैं नाउ द चार्ज क्यू ऑफ द कैपेसिटर प्लेट चेंजेस विद टाइम, क्या चार्ज क्या कर रहा है, टाइम के साथ चेंज कर रहा है विद टाइम, दिस इज द करंट। और चार्ज आई बराबर क्या होता है, डी क्यू अपॉन डी टी होता है, आई बराबर डी क्यू। तो हम देख सकते हैं कि यदि हम इसको डी क्यू अपॉन डी टी करें तो डी फाई अपॉन डी टी हो जाएगा, आई वन अपॉन एप्सिलॉन डी क्यू अपॉन डी टी। तो डी क्यू अपॉन डी टी को क्या लिख सकते हैं, आई, तो इसको एप्सिलॉन नॉट को इधर ले जाओ तो आई बराबर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन डी टी। तो इस प्रकार ये एक करंट, एक अगेन करंट निकली, लेकिन ये करंट किसके द्वारा है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स, चेंजिंग किसके, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कारण प्रोड्यूस हो रही है करंट। तो ये करंट कंडक्शन करंट से क्या है, जुदा है, ये अलग है स्टूडेंट, ये कंडक्शन करंट है और इसके अंदर क्या हम मान रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट। ओके, अब स्टूडेंट दिस इज द मिसिंग टर्म, यही है कि स्टूडेंट्स क्या है, दिस इज द मिसिंग टर्म इन द एम्पियर सर्किट लॉ, दिस इज मिसिंग टर्म ऑफ द एम्पियर सर्किट लॉ। इफ वी जनरलाइज दिस लॉ बाय एडिटिंग दिस टर्म टोटल करंट कैरिड बाय द कंडक्टर थ्रू द surface, another term is epsilon naught times rate of change of the electric flux through the same surface, the total has the same value of the current I for all surface, और जो करंट आई है, टोटल करंट है वो सेम सरफेस के लिए सेम होगी। इफ दिस डन देयर इज नो कंट्राडिक्शन इन द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑब्टेन्ड एनीवेयर यूजिंग जनरलाइज्ड एम्पीयर लॉ। और यदि हम ये टर्म जोड़ दें स्टूडेंट्स, ये वाला टर्म आईडी जो वाला जो टर्म है, जो आईडी वाला टर्म है, ये वाला जोड़ दें तो कहीं पर भी हमको कंट्राडिक्शन नहीं मिलेगा। हमको हर बार क्या मैग्नेटिक फील्ड, इस बार भी यदि हम जीरो ना होकर यहाँ पर आईडी लिख देते और मैग्नेटिक फील्ड मिल जाती। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स डिस्प्लेसमेंट की सहायता से हम उसमें जो कंट्राडिक्शन था, आउटसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड एक बार में जीरो हो रही थी, एक बार आ रही थी, तो वो दूर हो जाएगा।
तो इस प्रकार बी एट द पॉइंट पी इज नॉन जीरो नो मैटर विच सर्फेस यूज करेंगे, बी एट ए पॉइंट आउटसाइड द प्लेट फिगर इज द सेम एज ए पॉइंट एम जस्ट आउटसाइड एंड शुड बी, और यदि अंदर भी निकालेंगे तब भी वही चीज आएगी। अब स्टूडेंट द टोटल करेंट कैरीड बाय द कंडक्टर्स टू फ्लो द चार्ज इज कॉल्ड कंडक्शन करेंट। तो इस प्रकार कह रहा है स्टूडेंट द करेंट कैरीड बाय कंडक्टर, कंडक्टर मतलब वायर के अंदर जो करंट फ्लो करती है उसको हम कहते हैं, उसको नाम देते हैं कंडक्शन करेंट। उसको क्या कहेंगे? कंडक्शन करेंट। Student, and the current given equation 8.4 new term is due to the changing electric field, new term is the due to changing electric field or electric displacement the old still term sometimes it is therefore called displacement current, और इसको कहते हैं displacement current। तो displacement current के आपको ये तो एक्सप्रेशन याद हो गया, ये हो जाएगा id बराबर क्या होगा, एप्सिलॉन, id बराबर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन डी टी। याद कर लीजिए id इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन डी टी, एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन डी टी। Up. This shows the electric and magnetic field inside the parallel plate capacitor discussed above. The generalization made by the Maxwell then is following the source of the magnetic field is not just the conduction electric current due to flowing in the wire flowing to the charges in the wire but also the time rate of changing electric field। केवल वायर में जो फ्लो ऑफ द चार्ज के कारण करंट जो होती है वही रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि चेंज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस कर सकती है मैग्नेटिक फील्ड को। मोर प्रिसाइजली द टोटल करंट आई द सम ऑफ द कंडक्शन करंट डिनोटेड बाय द आईसी। वो जाहिर सी बात है आप लोग बचपन से ही डिनोट कर रहे हैं उसको कंडक्शन करंट को आईसी, और वही वायर वाली करंट को आप आज तक जानते थे, लेकिन एक नई करंट जो आपको आज जानने को मिली वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट। और वो जनरेट किससे होती है बताइए, चेंजिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, किसकी द्वारा, चेंजिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स। ओके, यहाँ पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चेंज हो रही है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है। तो इस प्रकार आप सेंस कह सकते हैं आईडी बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन डी फाई। तो नेट करंट के हम देखें स्टूडेंट्स किस प्रकार देख सकते हैं, नेट करंट का यदि एक्सप्रेशन देखें आई बराबर क्या होता है, आईसी प्लस आईडी लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं आईसी प्लस एप्सिलॉन डी फाई अपॉन डी टी, एप्सिलॉन डी फाई अपॉन डी टी। तो इस प्रकार हमने सब देखा। अब स्टूडेंट्स इस प्रकार ये डिस्प्लेसमेंट करंट आए तो आप लोग बहुत आराम से बता सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होती है। डिस्प्लेसमेंट करंट इज जनरेटेड बाय द चेंजिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड इट आल्सो एग्जिस्ट इन द वैक्यूम। कंडक्शन करंट तो वायर में फ्लो करेगी, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो किस में एग्जिस्ट कर सकती है, वैक्यूम में भी एग्जिस्ट कर सकती है, क्योंकि ये चेंजिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कारण प्रोड्यूस हो रही है, दैट इज चेंजिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। ओके स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं इन एक्सप्लिसिट टर्म। अब थोड़ा और हम देखते हैं क्या लिख रहे हैं ये। In explicit terms, this means that outside of the capacitor we have only conduction current IC is equal to I। जब बाहर outside of the capacitor करंट निकालते हैं तो कंडक्शन करंट IC बराबर एंड नो डिस्प्लेसमेंट करंट ID वहां पर जीरो हो जाएगा। ऑन अदर हैंड जब इनसाइड द कैपेसिटर प्लेट देयर इज ए नो कंडक्शन करंट, वहां कंडक्शन करंट जीरो नहीं है क्योंकि वहां वायर तो है नहीं, प्लेट के पास खत्म हो जाता है, एंड देयर इज ओनली डिस्प्लेसमेंट करंट, तो वहां पर ID इक्वल टू क्या हो जाएगा, I हो जाएगा, तो वहां पर IC जीरो हो जाएगा। दिस द जनरलाइज्ड एंड करेक्ट इन बेसिकली द सेम फॉर्म इज इक्वेशन 8.3। वन डिफरेंस द टोटल करंट पासिंग थ्रू द सरफेस व्हिच क्लोज लूप इज पेरीमीटर, जिसका पेरीमीटर क्या है, क्लोज लूप है, इज सम ऑफ द कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट। जनरलाइज्ड फॉर्म क्या, जनरलाइज्ड फॉर्म होने का इंटीग्रल B डॉट DL इक्वल टू म्यू नॉट IC, और म्यू नॉट IC की जगह ID की जगह क्या रख दिया उन्होंने, एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन dt, एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन dt। और आप लोग इस फिगर को समझ रहे होंगे, ये फिगर क्या है स्टूडेंट्स, ये जो दिखा रहा है वो इलेक्ट्रिक क्या दिखा रहा है स्टूडेंट्स, ये दिखा रहा है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को दिखा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या अंदर की ओर जा रही है, अंदर की ओर, और उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड एक लूप पर, इस मैग्नेटिक फील्ड इस लूप पर है, किसमें, क्लॉकवाइज। कैसा है, क्लॉकवाइज, देखिए क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज है। ओके, तो इस प्रकार मैग्नेटिक फील्ड जो है हमारा क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, किस प्रकार मूव कर रहा है, तो क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड। तो इस प्रकार ये इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू दिखाया गया। तो डरिए मत कि क्या दिखा रहा है, एनसीईआरटी बुक में समझ रहे होंगे। ओके, तो दिस एंड इज नोन एज एम्पियर मैक्सवेल लॉ, दिस इज नोन एज एम्पियर मैक्सवेल लॉ। इन ऑल रिस्पेक्ट द डिस्प्लेसमेंट करंट हैज द सेम फिजिकल इफेक्ट इन कंडक्शन करंट। इन ऑल रिस्पेक्ट ये भी कह सकता है कि डिस्प्लेसमेंट करंट जी की जितनी कंडक्शन करंट की फिजिकल एस्पेक्ट्स हैं उतनी उसकी डिस्प्लेसमेंट करंट की भी है। और इन सम केस फॉर एग्जांपल स्टडी इलेक्ट्रिक फील्ड्स इन कंडक्शन वायर द डिस्प्लेसमेंट करंट में बी जीरो, इन डिस्प्लेसमेंट करंट क्या हो जाएगा, मे बी जीरो। यदि वायर में करंट फ्लो कर रही है द इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट चेंज विद टाइम, वो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं करेगी विद टाइम। इन अदर वर्ड्स इन द केस for example the charging capacitor both conduction and displacement current may be present in different regions in the space। बहुत ज़्यादा समझा दिया गया है, बहुत बार वही चीज़ें लिखी जा रही हैं। मोस्ट कैसे दे बोथ मे बी प्रेजेंट इन द रीजन ऑफ स्पेस एज दे नो परफेक्टली। और एक चीज़ इसमें इन्होंने अच्छी बताई, ये कोई नो परफेक्टली कंडक्टिंग है, ना तो वो वायर है जैसे कोई इंसुलेटर है जिसमें थोड़ी सी करंट फ्लो कर सकती है, लेकिन वायर की तरह तो है नहीं, उसमें फ्री चार्जेस हैं, तो वहाँ पर क्या करेगा, इंसुलेटिंग मीडियम है, परफेक्टली इंसुलेटिंग मीडियम है, तो वहाँ पर एक इंटरेस्टिंगली केस हो जाएगा। देयर मे बी लार्ज रीजन ऑफ स्पेस वेयर देयर इज नो कंडक्शन
कंडक्शन करंट, वहाँ बहुत सारा रीजन होगा जहाँ कंडक्शन करंट नहीं फ्लो करेगी, बट देयर इज ओनली ए डिस्प्लेसमेंट करंट, वहाँ पर ओनली क्या स्टूडेंट्स होगी, एक डिस्प्लेसमेंट करंट होगी। ये कहने के वाला है कि मतलब यदि इंसुलेटर मीडियम है या कह सकते हैं इंसुलेटिंग मीडियम है तो वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट करंट हो सकती है यदि लार्ज क्या है कंडक्शन करंट फ्लो नहीं कर रही है। तो वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड्स इन सच रीजन वी एक्सपेक्ट द मैग्नेटिक फील्ड through there is no conduction current source. The prediction of such displacement current can be verified experimentally. For example, a magnetic field say at a point M between the plates of crystal can be measured and seen in the just outside at a point P. तो ये बता दिया. The displacement current है literally for reaching consequence. One thing we immediately notice that if the laws of electricity and magnetics are now symmetrical. और ये कह रहा है कि जो laws of electricity और magnetics के होंगे वो conduction current और displacement current के लिए सेम प्रकार से होल्ड करेंगे, सेम प्रकार से होल्ड करेंगे. Faraday law of induction states that there is no induced EMF, there is an induced EMF equal to the rate of change of magnetic flux. जो Faraday law पहले ही आप पढ़ चुके हैं कि induced EMF जो होता है इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, और वो मैग्नेटिक is now seen the EMF between the two points 1 and 2 is work done per unit charge taking from from 1 to 2. The existence of EMF implies the existence of electric field. और जो EMF होता है जो डेवलप हो रहा है वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ही है implies कर रहा है. तो रिफ्रेज तो सो वी कैन रिफ्रेज द फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बाय सेइंग, अब हम कह सकते हैं रिफ्रेज करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को हम कह सकते हैं जो फैराडे लॉ है. द मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग विद टाइम गिव राइज टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड, सही है. देन द फैक्ट दैट इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजिंग विद टाइम गिव राइज टू मैग्नेटिक फील्ड. तो फैराडे लॉ को ये रिफ्रेज करें इस सिमेट्रिकल काउंटर पार्ट, सिमेट्रिकल काउंटर पार्ट इतना समझ में आ गया. ये उसका उल्टा भी क्या प्रूव हो सकता है कि ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, तो चेंज दैट एन इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजिंग विद टाइम राइज गिव राइज ए मैग्नेटिक फील्ड. ये दोबारा बार बार पढ़ने से बार बार आपको याद हो जाएगा. एंड इज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ द डिस्प्लेसमेंट करंट बीइंग सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और डिस्प्लेसमेंट करंट जो है वो सोर्स है मैग्नेटिक फील्ड. Thus, the time-dependent electric and magnetic field give rise to the each other. Faraday law of electromagnetic induction and Ampere-Maxwell law is quantitative expression of the statement. With the current of being total current, one very important consequence of the symmetry is the existence of electromagnetic waves, which discuss qualitative in the next section. अब हम अगले सेशन में देखेंगे the existence of electromagnetic waves का सिमेट्री का. अब स्टूडेंट्स आ जाते हैं मैक्सवेल इक्वेशंस हैं क्या, पूरी यदि एग्जाम में कभी कभार आ जाता है मैक्सवेल इक्वेशंस लिखिए, तो मैक्सवेल इक्वेशन क्या है अभी आप लोगों ने पढ़ा था. मैक्सवेल इक्वेशन इज द सेट ऑफ इक्वेशंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म एंड देयर सोर्स ऑफ चार्जेस. अभी पढ़ा था पीछे, याद आया तो फिर से एक बार पढ़ लेते हैं. तो पहला है गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. स्टूडेंट्स पहला क्या है, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आप लोग पढ़ चुके हैं. गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहता था कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स E डॉट डी इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ये क्या है E डॉट डी क्या है स्टूडेंट्स, आप लोगों को क्या पता है कि नहीं पता है. ये फाई क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई, ये क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स है फाई ई, क्या है फाई ई है. तो फाई ई बराबर E डॉट डी इक्वेशन. अब स्टूडेंट दूसरा क्या गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, तो ये फाई बी है, क्या है स्टूडेंट्स फाई बी है. तो फाई बी क्या होता है, तो फाई बी क्या है, गॉस लॉ इक्वल टू जीरो. फाई बी क्या होगा स्टूडेंट्स जीरो. तीसरा है क्या E डॉट डी एल इक्वल टू माइनस डी फाई. फैराडे लॉ अब पढ़ लो. E डॉट डी एल को क्या लिख सकते थे, EMF. क्या लिख सकते थे, क्या लिखते थे स्टूडेंट्स, EMF. क्या लिखते थे, EMF जो प्रोड्यूस होता था कॉइल में, तो EMF को क्या लिखते थे, माइनस E डॉट डी एल. EMF बराबर ये EMF बराबर E डॉट डी एल डी फाई बी अपॉन डी टी. मैं और थोड़ा आपको इलिस्ट्रेट कर देता हूँ. तीसरा क्या, एम्पियर मैक्सवेल लॉ. यहीं पर तो इतनी देर से आप लोग पढ़ ही रहे हैं एम्पियर से. ये क्या अभी तो आप लोगों ने पढ़ा कि ये इन्होंने क्या जोड़ा, डिस्प्लेसमेंट करंट का फैक्टर. ये है ये पूरा हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट है, डिस्प्लेसमेंट. और बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई सी कंडक्शन करंट था. तो ये पूरा क्या है, एम्पियर सर्किटल लॉ. ओके अब स्टूडेंट्स इस प्रकार आप लोगों ने इतना पढ़ लिया कि मैक्सवेल इक्वेशंस क्या होती हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, मैक्सवेल ने कैसे थ्योरी दी, कैसे उन्होंने समझाया कि फैराडे लॉ का कन्वर्स भी क्या हो सकता है, ट्रू हो सकता है, किस प्रकार उन्होंने थ्योरेटिकली सेट ऑफ इक्वेशंस को लिया और वेव इक्वेशन जनरेट की, जिसकी वेव इक्वेशन की वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर आई. ये एक रिमार्केबल थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन था कि लाइट क्या हुए हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है. इस प्रकार उन्होंने लाइट को, इलेक्ट्रिक फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड को एक ही डोमेन में सेट कर दिया, और जो लाइट की अभी तक नेचर को पूरी तरीके से कोई इलिस्ट्रेट नहीं कर पा रहा था वो किसने कर दिया, मैक्सवेल ने किया. और ये मैक्सवेल की ने ये भी बताया कि कहीं ना कहीं मैं तो थ्योरेटिकली एक्सप्लेन कर रहा हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को, लेकिन ये एग्जिस्ट करती हैं. अब आप आगे काम करिए. तो किसने किया था, हर्ट्ज ने देखा, और हर्ट्ज ने लेबोरेटरी में उनको क्या कर दिया, प्रोड्यूस कर दिया. लेबोरेटरी में उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस कर दिया, और उसको यूज करके मार्कोनी ने क्या किया, रेडियो वेव्स को ट्रांसफर किया. और आज हम लोग कम्युनिकेशन के द्वारा, इन्हीं रेडियो वेव्स के द्वारा आप मुझे सुन पा रहे हैं, इसे नेट या इससे पढ़ पा रहे हैं. तो चलिए ये 20वीं सेंचुरी की बहुत बड़ी खोज है, आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को चैप्टर को पढ़ रहे हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं, क्या कर रहा है, या क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, आगे पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. तो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यदि स्टूडेंट्स हम देखें तो क्या है, हाउ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस, किस प्रकार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस की गए. नाइदर स्टेशनरी चार्ज नॉर ए यूनिफॉर्म मोशन ऑफ स्टेडी करंट कैन बी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि ना तो स्टेशनरी चार्ज, रुका हुआ कोई चार्ज,
जैसे क्यू है वो स्टेशनरी है, क्यू आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था, कहीं पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कॉन्सेप्ट आया था नहीं, क्योंकि वहाँ चार्ज क्या था, स्टेशनरी था। तो स्टेशनरी यदि क्यू चार्ज है वो स्टेशनरी है, ये रुका हुआ है, तब भी वो नहीं करेगा। और यदि वो सेम वेलोसिटी से एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी v से मूव भी करने लगे, जब वेलोसिटी ना चेंज हो रही हो, तब भी वो क्या करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। केवल क्या कर सकता है, एक्सेलरेटेड चार्ज, केवल क्या कर सकता है स्टूडेंट्स, एक्सेलरेटेड चार्ज ही क्या कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है इलेक्ट्रो, ओनली द फॉर्मर प्रोड्यूस ओनली इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड व्हाइल लेटर प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड। जो पहला स्टेशनरी चार्ज जो था वो क्या प्रोड्यूस कर रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा, और यदि v वेलोसिटी से मूव कर रहा था वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता था। लेकिन एक्सेलरेटेड चार्ज क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, डू नॉट वेरी विद टाइम, डू नॉट वेरी विद टाइम। एंड इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑफ मैक्सवेल थ्योरी दैट एक्सेलरेटेड चार्ज, क्या एक्सेलरेटेड चार्ज इज रेडिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सेलरेटेड चार्ज ही क्या कर सकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस करता है। स्टेशनरी चार्ज होगा तो क्या प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और यदि चार्ज मूव करने लगेगा v वेलोसिटी से तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, क्योंकि आपने तो वायर में देखा था कि इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड फ्लो कर जनरेट होती है। लेकिन यदि क्यू क्या करने लगे, क्यू मूव कर, क्यू एक्सेलरेट करने लगे, एक्सेलरेट करने लगे, अगर एक्सेलरेटेड हो जाए, एक्सेलरेटेड हो जाए तो क्या जनरेट क्या करेगा, ई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो अब ये एग्जाम में आया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन चार्ज डेवलप करता है, मूविंग चार्ज नहीं लिखेंगे, एक्सेलरेटेड चार्ज लिखेंगे। मूविंग चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड करता है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे, वो वायर में कंडक्शन करंट प्रोड्यूस नहीं करती मैग्नेटिक फील्ड। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस करने के लिए हमको चाहिए एक्सेलरेटेड चार्ज। द प्रूफ ऑफ दिस बेसिक रिजल्ट बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस, इसका प्रूफ जो है बियॉन्ड द, लेकिन स्टूडेंट्स इन्होंने समझाने का प्रयास किया है, बट वी कैन एक्सेप्ट द बेसिक रफ क्वालिटेटिव रीजनिंग, कंसीडर ए चार्ज ऑसिलेटिंग विद सम फ्रीक्वेंसी एंड ऑसिलेटिंग चार्ज विद इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सेलरेटिंग चार्ज ऑसिलेटिंग। अब स्टूडेंट्स एक चीज बताइए, इन्होंने इस प्रकार इन्होंने समझा दिया कि क्या समझाया, इन्होंने कहा कि जो एक्सेलरेटिंग चार्ज, जैसे कोई चार्ज है वो ऑक्सीलेट करता है, जैसे एक बॉब है वो ऑक्सीलेट कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, इधर से उधर जा रहा है, उधर से तो यहाँ पर क्या होगा, उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, फिर वेलोसिटी बढ़ेगी, मतलब फिर वेलोसिटी यहाँ पर जीरो हो जाएगी, तो इस प्रकार फिर इधर मूव करेगा, तो इस प्रकार क्या उसकी वेलोसिटी हर समय चेंज हो रही है, दैट इज एक्सेलरेशन हो रहा है। क्या एक्सेलरेशन, ऑलवेज एक्सेलरेशन हो रहा है। तो एक्सेलरेशन चार्ज, एक्सेलरेटेड चार्ज जो क्या करता है, प्रोड्यूस क्या करता है, ईएम वेव। तो चार्ज को क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीलेट होना चाहिए, ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि कोई चार्ज है तो वो क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, क्या प्रोड्यूस करेगा, EM waves. This is a producing oscillating electric field in space which produces a oscillating magnetic field which in turn, अब स्टूडेंट इसको जल्दबाजी में नहीं समझना, this produces as oscillating electric field in space, एक oscillating चार्ज क्या प्रोड्यूस करेगा, ऑक्सीलेटिंग चार्ज क्या प्रोड्यूस करेगा, दैट इज एक्सेलरेटिंग चार्ज की तरह बिहेव करेगा ऑक्सीलेटिंग चार्ज, और प्रोड्यूस क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, और विच प्रोड्यूस, जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी ऑक्सीलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। अब समझ में आया कि मतलब एक एक्सेलरेटेड चार्ज क्या करेगा, पहले प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या प्रोड्यूस करेगा स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, और चेंजिंग, ई चेंजिंग, और ई चेंजिंग प्रोड्यूस करेगा बी चेंजिंग, क्या प्रोड्यूस करेगा, बी चेंजिंग। समझ में आया, मतलब ई चेंजिंग प्रोड्यूस करेगा बी, मान लीजिए जैसे ई चेंज हो रहा है तो फिर बी चेंज हो जाएगा, फिर ई चेंज होगा तो फिर बी चेंज हो जाएगा। इस प्रकार ये क्या एक दूसरे को रीजनरेट करेंगे, और ईएम वेव्स क्या हो जाएगी, मूव करने लगेगी इन स्पेस। तो समझ में आ रहा है कि यदि ये ई है, यदि इसको मान लिया हम बी, तो ये क्या हो गया ई, और ई फिर प्रोड्यूस करेगा बी, फिर ये प्रोड्यूस करेगा ई, इस प्रकार ये रीजनरेशन होगा, और क्या करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट करेंगी स्पेस में। तो इतना आसान नहीं है समझने के लिए, लेकिन वेव प्रोपोगेट थ्रू द स्पेस विच इन टर्न द सोर्स ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, सो ऑन द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड्स मैग्नेट विद द रीजनरेट, एक दूसरे को पुनः उत्पन्न करेंगे ईच अदर, सो स्पीक एज वेव द वेव प्रोपोगेट थ्रू द स्पेस। Thus the frequency of electromagnetic wave is naturally equal to the frequency of oscillation। वो फ्रीक्वेंसी जो होगी, जिस फ्रीक्वेंसी से वो चार्ज एक्सेलरेट कर रहा हो, जिस फ्रीक्वेंसी से वो चार्ज क्या कर रहा, एक्सेलरेट कर रहा होगा, वो क्या हो जाएगी, ई चेंजिंग प्रोड्यूस करेगी, बी चेंजिंग, फ्रीक्वेंसी वही बराबर हो जाएगी। तो स्टूडेंट इस प्रकार समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, द एनर्जी एसोसिएटेड विद द प्रोपोगेटिंग वेव कम थ्रू द एक्सपेंस ऑफ एनर्जी, और जो एनर्जी जो एक्सपेंस होगी, खर्च होगी, क्यों नहीं खर्च होगी, जब वेव प्रोपोगेट करेगी तो एनर्जी तो खर्च होगी, तो एनर्जी एसोसिएटेड विद प्रोपोगेटिंग वेव कम्स टू द एक्सपेंस ऑफ एनर्जी ऑफ द सोर्स, जो एनर्जी ऑफ द सोर्स है ऑफ द एक्सीलरेटेड चार्ज, उससे एनर्जी का खर्चा होगा, और वेव प्रोपोगेट करेगी इन स्पेस। फ्रॉम द प्रीसीडिंग डिस्कशन, फ्रॉम द प्रीसीडिंग डिस्कशन स्टूडेंट्स, पिछले वाले डिस्कशन में इट माइट अपीयर टू टेस्ट द प्रेडिक्शन दैट लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, हमने देखा कि लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वी माइट थिंक, हम सोच सकते हैं, वी नीडेड टू डू वी सेटअप ऑफ सर्किट विद द करंट ऑक्सीलेट एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ विजिबल लाइट, क्या हम ऐसा कुछ सेटअप बना सकते हैं कि जिसमें हम ऐसा कर लें कि चार्ज ऑक्सीलेट करे और फ्रीक्वेंसी ऑफ विजिबल लाइट निकलने से येलो लाइट की टाइप की फ्रीक्वेंसी, बट लेकिन वो नहीं हो सकता ऐसा, दैट इज नॉट ए पॉसिबल। द फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो लाइट इज 6 14 हर्ट्ज, व्हाइल द फ्रीक्वेंसी दैट वाज गेट इवन मॉडर्न
इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हार्डली अबाउट 10 पावर 11। तो अभी तक मॉडर्न जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है उनमें जो पॉसिबल रेंज है फ्रीक्वेंसी वो 10 पावर 11 हर्ट्ज है। दिस इज वाई एक्सपेरिमेंटली डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैड टू कम टू द लो फ्रीक्वेंसी। इस यही कारण है कि हमने अभी तक जो डेमोन्स्ट्रेट किया, जो एक्सप्लेन किया या फाइंड किया, वो लो फ्रीक्वेंसी रीजन में ही फाइंड किया, क्योंकि रेडियो वेव्स जनरेट की गई थी ना स्टूडेंट्स। आपको लाइट को हम लाइट को प्रोड्यूस तो कर सकते हैं लेकिन उनको डिटेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा हमारे पास कोई एक्सपेरिमेंटल सेटअप नहीं है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस नहीं है जो उनको डिटेक्ट कर दें, उनकी वैल्यूज को फाइंड करें। तो हर्ट्ज 1807 हर्ट्ज ने क्या किया था, 1807 में रेडियो वेव्स को क्या किया था, एक्सपेरिमेंटली प्रोड्यूस भी किया था और क्या किया था, उनको डिटेक्ट भी किया था और उसकी वेलोसिटी भी निकाली थी। और वेलोसिटी कितनी निकली थी, वेलोसिटी ऑफ द लाइट के बराबर। यही तो बहुत बड़ा रिमार्केबल कंक्लूजन था और जो मैक्सवेल की थ्योरी को क्या कर रहा था, सपोर्ट कर दिया था हर्ट्ज ने। मैक्सवेल थ्योरी को भी क्या कर दिया, सपोर्ट किया। हर्ट्ज सक्सेसफुली एक्सपेरिमेंटली टेस्ट ऑफ मैक्सवेल थ्योरी क्रिएटेड a sensation as part of the important works in the field. Two important achievements of the connection deserve the mention. 7 years आफ्टर, अभी स्टूडेंट थोड़ा देखिए, 7 years आफ्टर जगदीश चंद्र बोस, हमारे भारत के साइंटिस्ट जगदीश चंद्र बोस वर्किंग इन कोलकाता, न्यू कोलकाता, also succeed in producing and observing the electromagnetic waves much shorter wavelength, that is microwave regions की थी, 25 मिलीमीटर टू 5 मिलीमीटर। आप समझिए भारत के लिए गौरव का बात है कि हमारे जगदीश चंद्र बोस जो थे उन्होंने खुद ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जनरेट किया था न्यू कोलकाता में। थोड़ा 7 साल बाद ही कर पाए थे लेकिन किया तो था। हिज एक्सपेरिमेंट लाइक दैट हर्ट्ज वाज कंफर्म टू द लैबोरेटरी, और लेकिन हर्ट्ज ने इसको लैबोरेटरी में कंफर्म किया था। तो हेनरी हर्ट्ज के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। हेनरी हर्ट्ज एक बहुत बड़े साइंटिस्ट समझिए, ये गुरु ही हुए, जर्मन फिजिसिस्ट हु हैव वाज द फर्स्ट ब्रॉडकास्ट दैट रिसीव द रेडियो वेव्स प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, सेंड देम थ्रू द स्पेस स्टूडेंट, एंड जनरेट किया और उनको डिटेक्ट भी किया, एंड मेजर देयर वेवलेंथ एंड स्पीड ऑफ द लाइट, शोड दैट द नेचर of their vibration, refraction and polarization, that the light as a heat wave, जैसे लाइट को is a heat wave, वैसे उन्होंने इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के नेचर को देखा, रिफ्लेक्शन को देखा, रिफ्रैक्शन के बारे में फिनोमेना को देखा और उसे बताया कि स्टेशनरी वेव्स हो सकती हैं, स्टेबलिंग देयर आइडेंटिटी ऑफ द फर्स्ट, उसकी आइडेंटिटी की पहचान की। ही आल्सो पायनियर्ड रिसर्च वन डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेस एंड डिस्कवर द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी इनका बहुत बड़ा वर्क है। तो ये साइंटिस्ट हमारे लिए तो बहुत बड़ी चीज हुई है। सलाम इनको, फेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज को 1857 से 1894, बहुत ज्यादा साल ना जिए, 1857 में पैदा हुए, 94 ज्यादा ही से लगभग करीब 47 साल रही है, तो ज़्यादा तो नहीं जिए, लेकिन जो भी काम किया उन्होंने मानव जाति की, देश की सेवा के लिए बहुत बड़ा योगदान इन्होंने किया, नमन इनको। तो आगे बढ़ते हैं। एट अराउंड द सेम टाइम द गैलीलियो मार्कोनी एंड इटली फॉलो द हर्ट्ज वर्क एंड सक्सीड इन ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और ये जो गैलीलियो मार्कोनी थे उन्होंने फॉलो द हर्ट्ज का वर्क को फॉलो किया और ट्रांसमिट किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ओवर द डिस्टेंस ऑफ मैनी किलोमीटर्स। मार्कोनी एक्सपेरिमेंट दैट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द कम्युनिकेशन यूजिंग इलेक्ट्रोमीटर, और मार्कोनी का जो वर्क है वो एक्सपेरिमेंट है, वो बिगिनिंग है ऑफ द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इसलिए मार्कोनी भी हमारे लिए रिस्पेक्टेबल और हमारी मानव जाति के लिए बहुत बड़े साइंटिस्ट ही हुए। तो सलाम है मार्कोनी साहब को। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, अब स्टूडेंट्स आ जाते हैं हम नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को। तो इट कैन बी शोन फ्रॉम द मैक्सवेल इक्वेशन दैट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैक्सवेल इक्वेशन से पता हमको लग गया था इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब हमको ये तो पता ही लग गया था मैक्सवेल इक्वेशन से। मैक्सवेल इक्वेशन ने ये बता दिया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ए कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड्स equation, and the direction of propagation is perpendicular to the both। ये मैक्सवेल की इक्वेशन जो सेट ऑफ इक्वेशन बनाई थी उन्होंने वेव इक्वेशन डेवलप किया था, उसी से ही पता लग रहा था कि एक कंपोनेंट ये एक्स में है तो ई एक्स है, तो दूसरा वाई कंपोनेंट बी वाई होगा, तो जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन वेव होगी वो जेड डायरेक्शन में होगी। तो इस प्रकार ई क्रॉस बी इक्वल टू उन्होंने डायरेक्शन दी थी। इट अपीयर्स टू रीजनेबल टू शेप फ्रॉम आवर डिस्कशन टू डिस्प्लेसमेंट करंट, कंसीडर इन फिगर 8.2 इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज डायरेक्ट। अब यदि हम फिगर स्टूडेंट्स पहले देखें तो आपको दिख रहा होगा, यदि हम एक बार फिर से यदि हम फिगर बना दें तो आप लोगों ने देखा था कि इस प्रकार यदि हम इधर इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही थी, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड यदि इस मूव कर रही थी तो इस मैग्नेटिक फील्ड आपने देखा था कि ये कैसे सर्कुलर लूप में क्लॉकवाइज फ्लो कर रही थी और परपेंडिकुलर है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या लूप में है और ये क्या इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये दोनों के क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। ये आप लोगों ने पहले ही देख लिया, तो कितना आसान है समझाने का तरीका। वहाँ से इक्वेशन से भी नहीं, आप चार्जिंग आपके विस्टर्स में ही देख सकते कि केस को यदि सही से एनालाइज करें तो आपको पता लगेगा कि बोथ फील्ड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज डायरेक्टली परपेंडिकुलर टू द प्लेट्स एंड द मैग्नेटिक फील्ड गिव राइज टू वाया डिस्प्लेसमेंट करंट इज अलोंग द पेरीमीटर ऑफ द सर्किल। ये पेरीमीटर ऑफ द सर्किल जो हमने बनाया इसके पेरीमीटर के अलोंग है। सो ई एंड बी आर परपेंडिकुलर टू इन द केस। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज कंसिस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर व्हिच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड आल्सो परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन बोथ इन जनरल फीचर। इट इज जनरल फीचर आप लोगों को समझा रहे हैं। तो इस प्रकार आप लोगों ने देखा, इस प्रकार आप देख भी रहे हैं कि यदि ये जेड डायरेक्शन में मूव कर रही है, ये वेव किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, जेड डायरेक्शन में मूव कर रही है, और यदि ये एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक वेक्टर लिया है उन्होंने, ये क्या एक्स डायरेक्शन में, ये एक्स डायरेक्शन में सब देखिए, ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में कुछ है, फिर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, ये फिर नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, और यदि हम देखें तो ये मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में लिया उन्होंने, वाई डायरेक्शन में।
तो इस प्रकार वाई डायरेक्शन में, तो इस प्रकार ये दिखा सकते हैं इस प्रकार, ठीक है। तो इस प्रकार उन्होंने ये क्या बना दिया, ईएम वेव का रिप्रेजेंटेशन किया, ईएम वेव का रिप्रेजेंट किया। तो इस प्रकार उन्होंने इस प्रकार इन जनरल दे विशो द टिपिकल में एग्जांपल ऑफ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेटिंग अलोंग द जेड डायरेक्शन में मूव करे इन द फील्ड शोन इन द जेड कोऑर्डिनेटर, द इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स अलोंग द एक्सिस, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक्स है अलोंग द एक्स एक्सिस है, वेरी साइनोसॉइडली विद जेड डायरेक्शन, वेरी साइनोसॉइडली और वेरी साइनोसॉइडली मूव करे जेड डायरेक्शन में साइनोसॉइडली एट गिवन टाइम, द मैग्नेटिक फील्ड by along the y axis very sinusoidally with z direction, the electric and magnetic field ex by perpendicular to each other and direction of propagation z direction, so we can write it, राइट भी कर सकते हैं, ex बराबर क्या लिख सकते हैं, ex बराबर e नॉट sin k z माइनस ओमेगा टी, डायरेक्शन किसमें, z डायरेक्शन में तो k z लिखा माइनस ओमेगा टी, e नॉट क्या मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, जितना मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है e नॉट वैल्यू किस डायरेक्शन में कंपोनेंट है, x डायरेक्शन, तो ex क्या हो सकते हैं, ex क्या लिख गया, ex, ठीक है। और ये किसमें है, by किसमें है, by, तो by तो by बराबर क्या हो जाएगा, by बराबर क्या लिख लिया स्टूडेंट्स इन्होंने, by इक्वल टू के जेड माइनस ओमेगा टी। तो इस प्रकार के बराबर क्या होता है, 2 पाई अपॉन लैम्डा, ये आप लोगों को पता है, वेव वेक्टर के बराबर क्या होता है, 2 पाई अपॉन लैम्डा, के रिलेटेड टू द वेवलेंथ ऑफ द वेव बाय यूजुअल इक्वेशन। सो ओमेगा एंड ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, सो के इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेव वेक्टर, के क्या होता है, के बराबर 2 पाई अपॉन लैम्डा, के की वैल्यू यदि हम लिखें तो के बराबर क्या होता है, वेव वेक्टर जिसे कहते हैं, के बराबर कितना होता है, के बराबर होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा, 2 पाई वेव वेक्टर के बराबर 2 पाई अपॉन लैम्डा, तो के बराबर 2 पाई अपॉन लैम्डा, इस प्रकार ये भी दिखा दिया गया। एंड वेक्टर प्रोपोगेशन ऑफ वेव एट द डायरेक्शन डिस्क्राइब द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द वेव, द स्पीड ऑफ द प्रोपोगेशन, द स्पीड, अब स्टूडेंट्स आ जाएंगे, स्पीड ये बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट है, स्पीड ऑफ द वेव इज ओमेगा अपॉन के, ये देखिए थोड़ा सा स्पीड ऑफ द वेव जो होती है वी, यदि हम देखें स्पीड ऑफ द वेव तो वी बराबर क्या लिख सकते हैं, ओमेगा अपॉन के, ओमेगा जो फ्रीक्वेंसी है वेव की और के वेव वेक्टर के वेव वेक्टर, वी बराबर क्या हो जाता है, ओमेगा अपॉन के, वी बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा अपॉन के, वी बराबर ओमेगा अपॉन के। इस प्रकार यूजली using the equation Ex and using equation Bf Maxwell equation one finds that अब आ जाते हैं ओमेगा बराबर हम कितने क्या लिख लिया, ओमेगा बराबर सी के, ओमेगा बराबर सी के हो जाएगा, वैसे सी, अब स्टूडेंट सी क्या है, सी देखिए यहाँ पर क्या आया, सी इज इक्वल टू द 1 अपॉन म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये सी जब ये आपको जब कैलकुलेट करेंगे तब निकलेगा, लेकिन यहाँ पर सीधे इन्होंने बुक में डायरेक्ट लिख दिया, जब वो वेव इक्वेशन जो मैक्सवेल की थी वेव इक्वेशन उन्होंने बनाई थी तब उस वहाँ पर ही फाइंड कर दिया था, सी इक्वल टू क्या होगा, वेव वेलोसिटी ऑफ द वेव जो होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो क्या होती है 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन, ये वेव की वेलोसिटी किसमें, फ्री स्पेस में, वेलोसिटी ऑफ लाइट की बराबर म्यू नॉट एप्सिलॉन, इसको परमिबिलिटी कहते हैं, उसको क्या परमिटिविटी कहते हैं। द रिलेशन ओमेगा और सी के इस स्टैंडर्ड ऑफ द वेव्स, फॉर एग्जांपल सेक्शन एग्जांपल टेस्ट रिलेशन विद फ्रीक्वेंसी न्यू बराबर ओमेगा अपॉन 2 पाई एंड वेल लैम्डा अपॉन 2 पाई के। अब रख दीजिए ओमेगा बराबर 2 पाई न्यू, ओमेगा बराबर क्या लिख सकते 2 पाई न्यू और सी इंटू के बराबर 2 पाई अपॉन लैम्डा, क्या कट गया, और आप देखिए ये आ गया न्यू लैम्डा अपॉन सी, वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को मल्टीप्लाई कर दिया, वेलोसिटी निकल आएगी, किसको मल्टीप्लाई करना ये तो जिंदगी भर याद रखिए, ये फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को गुणा करेंगे तो वेलोसिटी उस वेव की निकल आएगी। समझ में आया, तो आया बंधुवर, तो आगे बढ़ते हैं। It is also seen from the Maxwell equation that the magnitude of the electric and magnetic field is an electromagnetic wave are related, और ये भी एक्सप्रेशन आपको रखना है, याद रखना, B नॉट बराबर E नॉट अपॉन सी, B नॉट बराबर E नॉट अपॉन सी, E बराबर BC, इसको याद रख सकते हैं, E नॉट, इसको जैसे याद कर सकते हैं कैसे, E नॉट बराबर B नॉट सी, B नॉट सी, E नॉट बराबर B नॉट, कैसे याद रखेंगे इसको, E नॉट बराबर B नॉट सी, E नॉट बराबर B नॉट सी, B नॉट सी। वी हैव रिमार्क्स ऑन द फीचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो इस प्रकार दो एक्सप्रेशन याद रखना, C बराबर 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट से, E नॉट बराबर B नॉट अपॉन सी, B नॉट सी। दे आर सेल्फ सस्टेनिंग ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स इन द फ्री स्पेस और वैक्यूम, ये सब क्या है फ्री स्पेस में, हमने इतनी भी थ्योरी बताई फ्री स्पेस, दे डिफर फ्रॉम द ऑल अदर वेव्स वी हैव स्टडीड सो फार। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, आप समझिए ये कहना क्या चाहता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो ये आप देख रहे हैं वो दूसरी वेव जो अभी तक आप लोगों ने पढ़ी उनसे अलग है, वो ऐसी नहीं है जैसे आप लोगों ने पहले पढ़ रखा है, ये क्या है, डिफर फ्रॉम ऑल अदर वेव्स हैव स्टडीड सो फार इन रिस्पेक्ट दैट नो मटेरियल मीडियम इज इन्वॉल्व, इसमें कोई मटेरियल मीडियम नहीं है फिर भी वो ट्रांसफर कर रही है, ट्रेवल कर रही है, क्योंकि आप लोगों ने अभी तक पढ़ा था कि जैसे साउंड वेव्स हैं या इलास्टिक वेव्स हैं उनके लिए मीडियम की आवश्यकता होती है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनके लिए कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं होती, वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है, दैट इन्वॉल्व इन द वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। साउंड वेव्स इन एयर आर द लॉन्गिट्यूडनल कंप्रेशन एंड रिफ्रेक्शन, साउंड वेव्स ऑफ एयर की जो होती हैं रिफ्लेक्शन एंड कंप्रेशन के कारण फ्लो करती हैं। ट्रांसवर्स इलास्टिक साउंड वेव्स कैन बी आल्सो प्रोपेगेटेड इन सॉलिड विद रिजिड एंड रेजिस्टेंट शियर। साइंटिस्ट इन द 19th century we were so much used to mathematical picture that they doubt there must be some medium preventing in the space all other matter। ये कहना चाहता है कि 19th सेंचुरी में साइंटिस्ट ये लगे थे कि क्या इस जो चूंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उस समय ये सोचा जा रहा था स्टूडेंट कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो आ रही हैं सन से या जो लाइट आ रही है सन से उसको चूंकि वेव्स बिना मीडियम के तो ट्रेवल नहीं, ये मान के चलते बैठे थे कि भैया इलेक्ट्रो कोई भी वेव हो उसके लिए मीडियम तो जरूरी होना चाहिए, बिना मीडियम के कैसे ट्रेवल कर लिया, तो जब लाइट आ रही है सन से पृथ्वी पर तो ब्रह्मांड में गुजार रही है तो कहीं ना कहीं इस ब्रह्मांड में इस पृथ्वी पर के चारों तरफ ईथर में डूबी है ये पृथ्वी, तो ये सब मान के चल रहे थे
लेकिन ऐसा जरूरी नहीं हुआ। विच रिस्पॉन्ड द इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक जस्ट एनी इलास्टिक मीडियम दैट, जैसे कि इलास्टिक मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक दे कॉल्ड मीडियम ईथर, और उन्होंने उस मीडियम को क्या नाम दे रखा था, ईथर। दे वर सो कन्विंस दैट रियली ऑफ दिस मीडियम, और बहुत कन्विंस थे, बिल्कुल उसके पीछे पड़े थे कि ना ये ऐसा नहीं हो सकता कि खाली सब हो स्पेस में वैक्यूम ही है। तो उन्होंने कहा मीडियम जरूर है। दैट देयर इज इवन नोवेल कॉल्ड पॉइजन बेल्ट सर आर्थर कॉलिन डॉयल द क्रिएटर ऑफ फेमस डिटेक्टिव शर्लॉक होम्स वेयर नो सोलर सिस्टम इज सप्रेस टू पास थ्रू द पॉइजनस रीजन ऑफ ईथर, और कुछ ईथर ईथर के बारे में बताया। वी नाउ एक्सेप्ट, अब स्टूडेंट्स आते हैं कि हुआ क्या। वी नाउ एक्सेप्ट दैट नो सच फिजिकल मीडियम इज नीडेड। द फेमस माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट आप लोग आगे पढ़ेंगे 1887 में, इसने ये बता दिया कि चारों तरफ ईथर नहीं है, विदाउट ईथर है, ऐसा कोई मीडियम नहीं है ब्रह्मांड में। ये इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑक्सीलेटिंग इन स्पेस विद टाइम कैन सस्टेन ईच अदर इन वैक्यूम, और इलेक्ट्रिक फील्ड और जो मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड सो ऑन, ये रीजनरेट कर रहे हैं एक दूसरे को, वो सस्टेन कर सकती हैं, रह सकती हैं बिना मजे के, आराम से सस्टेन कर सकती हैं वैक्यूम में भी, उनको कोई इधर मीडियम की आवश्यकता ही नहीं है। आगे चलते हैं। बट व्हाट इफ मटेरियल इज मीडियम इज यू एक्चुअली देयर, वी नो दैट द लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट प्रोपोगेट थ्रू द ग्लास, फॉर एग्जांपल लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है ग्लास में प्रोपोगेट, वी हैव सीन अर्लियर दैट टोटल इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए मीडियम आर डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ परमिटिविटी एंड मैग्नेटिक परमिटिविटी बाय फेमस बाय विच टोटल डिफर फ्रॉम द एक्सटर्नल फील्ड। तो इन्होंने क्या म्यू नॉट एप्सिलॉन के म्यू एप्सिलॉन कर दिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वहाँ वैक्यूम था या मीडियम था, तो म्यू नॉट की बजाय म्यू हो गया, एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन हो गया। The velocity of the light depends on the electric magnetic properties of the medium. We shall discuss the next chapter in the refractive index of the medium with respect to other equal to the ratio of the velocities of light in the two media। और आपने refractive index of the one media देखा था कि n sin I1 बराबर n sin n2 sin I2। We said refractive index of one medium with respect to other is equal to ratio of the velocities in the light in the two media V2 upon V1। ओके, रिफ्लेक्टिव म्यू बराबर पढ़ा था, म्यू बराबर क्या होता है, वन म्यू टू बराबर वी टू अपॉन वी वन। वेलोसिटी चेंज हो जाती थी उतना ही रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वी पढ़ा नहीं था, वी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में यदि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हम दिखाएं कि म्यू क्या होता था, म्यू बराबर ये होता था वी टू अपॉन वी वन, वी टू वेलोसिटी इन द वन मीडियम, टू वेलोसिटी ऑफ द वन मीडियम। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार आप लोगों ने ये भी देखा था। The velocity of electromagnetic waves in free space is important fundamental constant. If waves involved in the electromagnetic wave different from the wavelength in the velocity, that is the velocity is the same independent of the wavelength within the few meters per second out of the velocity of 3 × 10⁸ meter per second। मतलब कुछ चेंज हो सकता है वेलोसिटी में यदि वो मीडियम में ट्रेवल करती है। The constancy of the velocity of EM waves in vacuum so strongly supported by experiment that the actual value so well known now the used to define the standard of the length का स्टैंडर्ड कैसे होता है। अब देखिए कितना अच्छा परिभाषा दे दी उन्होंने, लेंथ की परिभाषा क्या दी उन्होंने, कहा जो मीटर होता है, द मीटर इज नाउ डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन वैक्यूम में 1/c सेकंड, मतलब इनवर्स ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट, सेकंड में जितनी लेंथ ट्रेवल होगी लाइट के द्वारा वही क्या कहलाता है, 1 मीटर कहलाता है। 1 मीटर इज नाउ डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन वैक्यूम इन टाइम 1/c सेकंड, 1/c सेकंड। दिस इज 2.99, कितनी अच्छी परिभाषा इन्होंने यहाँ पर इलस्ट्रेट की है, 2.9 10⁸ इनवर्स -1 सेकंड। This has come about the following reason: the basic unit of time of the time of light emitted from the emitter particular, the basic unit of the is order to define the really direct way using the units। ये सब छोड़ दीजिए, थोड़ा बहुत कुछ बताया गया है आगे। हर्ट्ज, अब आ जाते हैं अपने कुछ टॉपिक्स पर। हर्ट्ज नॉट ओनली शो द रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बट आल्सो डेमोंस्ट्रेटेड द वेवलेंथ ऑफ द मिलियन टाइम्स दैट द लाइट वेव। तो उन्होंने जो ये करें हर्ट्ज ने केवल ये नहीं शो किया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को, बट आल्सो डेमोंस्ट्रेट किया, उन्होंने व्याख्या की द वेव्स उन वेव्स के बारे में विच हैड वेवलेंथ 10 मिलियन टाइम्स दैट आर, जिनकी जो वेवलेंथ जो थी वो 10 मिलियन टाइम्स लार्जर थी लाइट वेव्स रेडियो वेव्स की। तो वेवलेंथ ज़्यादा ही होगी, लगभग करीब 2 मीटर 10 मीटर के बराबर होती है। तो वेलोसिटी उसकी तो खुद डिफ्रेक्ट है, और वो भी रिफ्लेक्ट कर सकती हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, पोलराइज कर रेडियो वेव्स करती हैं, रिफ्लेक्ट करती हैं, रिफ्लेक्टिव पोलर। अब ये समझाया गया किस प्रकार, दस ही कंक्लूसिव विद द वेव नेचर ऑफ रेडिएशन। उन्होंने कहा कि वेव नेचर रेडिएशन को भी कंक्लूसिवली स्टेब्लिश किया। फर्दर प्रोड्यूस द स्टेशनरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड डिटरमाइन देयर वेवलेंथ बाय मेजरिंग द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड। और उन्होंने जो वेवलेंथ कैसे मेजर की, स्टेशनरी ईएम वेव प्रोड्यूस की, स्टेशनरी ईएम वेव, मतलब उन्होंने क्या किया कि स्टूडेंट्स उन्होंने समझने के लिए आप समझ सकते हैं कि जैसे उन्होंने दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब दो मिरर्स लगाए, और एक बार उन्होंने क्या किया, ईएम वेव्स ये ट्रेवल कर रही थी, जैसे मान लिया ये हो गया और ये कंपोनेंट ये हो गया ईएम वेव्स। अब ये यहाँ से ये क्या होगा, ये दो पीक्स मिल रहे हैं, ये नोड ये यहाँ पर क्या होगा, इन दोनों ईएम वेव्स, ये यहाँ पर ये वेव गई और इस मिरर से टकरा के फिर बैक एंड फोर्थ हुई, और इस प्रकार जो नोड्स एंटी नोड्स बनेंगे, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी बिल्कुल जीरो सेंसेशन होगा, और यहाँ पर भी मैक्सिमम मिलेगा। तो इन दोनों के बीच में उन्होंने देखा कि ये क्या है, इसकी वेवलेंथ क्या है, उस कितनी डिस्टेंस ये दूरी नापी उन्होंने, और दूरी से उन्होंने क्या डिनोट किया, वेवलेंथ क्या नहीं फाइंड किया, वेवलेंथ ऑफ द वेव। तो इस प्रकार उन्होंने वेवलेंथ ऑफ द वेव फाइंड किया। किसने फाइंड किया, मेके हर्ट्ज ने। तो हर्ट्ज का केवल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस ना करके उनका वर्क ये भी है कि उन्होंने वेवलेंथ मेजर किया, वेवलेंथ को क्या कर दिया, उन्होंने मेजर किया।
द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स के बीच में जो उन्होंने क्या किया, डिस्टेंस ट्रेवल करके देख के उन्होंने वेवलेंथ फाइंड की। सिंस द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, और यदि वेवलेंथ पता लग गया है तो फ्रीक्वेंसी भी पता लग जाएगी ऑफ द वेव नोन बाय ऑसिलेशन। अब तो और हम ये तो आप लोगों को बता चुके हैं, न्यू बराबर क्या होता है, फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी जो होती है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का मल्टीप्लाई, न्यू न्यू वेलोसिटी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। फाउंड दैट द वेव ट्रेवल्ड विद द सेम स्पीड एज द स्पीड ऑफ द लाइट। उन्होंने देखा कि वेव जो है वेलोसिटी ऑफ द लाइट से ट्रेवल करती है। द फैक्ट दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पोलर, अब इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है, पोलराइज्ड है, सीन इन द रिस्पांस ऑफ एएम वेव। आप लोगों ने देखा कि जो एंटीना होता है कि यदि उसको एएम रेडियो है टेलीस्कोपिक एंटीना, इट रिस्पॉन्ड टू द इलेक्ट्रिक पार्ट ऑफ द सिग्नल, और व्हेन द एंटीना टर्न हॉरिजॉन्टली द सिग्नल विल ग्रेटली डिमिनिश। अब जैसे कोई एंटीना आप घर में, आप लोगों ने एंटीना देखा होगा जैसे लगा होता है ये घर में, जैसे एंटीना है, एंटीना आप लोगों ने देखा होगा कैसे होता था बचपन में, ऐसे ऐसे गोल गोल होता था। और इसमें यदि हम देखें याद है तो कुछ ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे इसमें दो बांस लगी होती थी और इस एंटीना को घुमाते थे, सीधा करते थे तो रामायण आने लगती थी, कभी कभी रामायण जाने लगती थी। तो इस प्रकार से उसमें होता था, स्टूडेंट से देखा था आप लोगों ने किस प्रकार से एंटीना, तो एंटीना ये एंटीना का चेंजिंग डायरेक्शन ही क्या कर शो कर रहा है, पोलराइजेशन को। सम पोर्टेबल रेडियो इज हॉरिजॉन्टल इन यूजुअली इनसाइड द केस ऑफ रेडियो व्हिच इज सेंसिटिव टू द मैग्नेटिक कंपोनेंट्स ऑफ द इलेक्ट्रोड, जो सेंसिटिव होते हैं मैग्नेटिक कंपोनेंट्स ऑफ किससे, ऑफ वेव। सच ए रेडियो मस्ट रिमेन्स हॉरिजॉन्टल इन ऑर्डर टू रिसीव द सिग्नल। इस प्रकार इसको जो रेडियो वेव्स को मतलब अचीव करने के लिए, अच्छी कम्युनिकेशन करने के लिए क्या करते हैं, हम हॉरिजॉन्टल रखते हैं। रेडियो मस्ट रिमेन्स हॉरिजॉन्टल इन ऑर्डर टू रिसीव द सिग्नल। इन सच केसेस रिस्पॉन्स टू डिपेंड्स ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ रेडियो विद रिस्पेक्ट टू द स्टेशनरी, स्टेशन पर किस प्रकार का रखा हुआ है जो ट्रांसफर कर रहा है एएम वेव्स को, और कौन रिसीवर कैसा है। तो ये पोलराइजेशन को यहाँ पर प्रूव कर रहा है कि हम जब एंटीना को डायरेक्शन चेंज करते हैं तो हमारे सिग्नल की स्ट्रेंथ भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सिग्नल की स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। डू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम लाइक दैट। अब एनर्जी के बारे में भी बता रहा है, क्या क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एनर्जी और मोमेंटम को भी ले जाती हैं, क्या कैरी करती हैं, रखती हैं। दे डू, यस दे डू, करती हैं। दैट इन द रीजन ऑफ द फ्री स्पेस द इलेक्ट्रिक फील्ड ई देयर इज एनर्जी डेंसिटी हाफ एस एनर्जी। तो कहता है एनर्जी डेंसिटी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूई जो होता है, स्टूडेंट्स इन्होंने बताया जो यूई जो यूई इन्होंने बताया, यूई एनर्जी डेंसिटी यूई बराबर होता है इसमें हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट। इस प्रकार मैग्नेटिक यूबी जो मैग्नेटिक एनर्जी यूबी जो भी स्टूडेंट्स लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर अपॉन टू म्यू नॉट, अपॉन टू म्यू नॉट। जो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट है वो इसकी बजाय हम म्यू नॉट लिखेंगे, वो नीचे लिखेंगे भी। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि यूई जो है वो हाफ एप्सिलॉन नॉट, यूबी क्या बी स्क्वायर अपॉन टू म्यू नॉट हो गया, बी स्क्वायर अपॉन टू म्यू नॉट। तो ये याद रखिए स्टूडेंट्स, ये दो चीज एनर्जी, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी इंटेंसिटी, एवरेज एनर्जी डेंसिटी बी स्क्वायर अपॉन टू म्यू नॉट और हाफ से नॉट टी स्क्वायर अपॉन टू म्यू नॉट। इन चैप्टर एसोसिएट। अब टोटल एनर्जी डेंसिटी निकालेंगे तो यू टोटल एनर्जी डेंसिटी क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, ये हम निकालें तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यू इक्वल टू यूई प्लस यूबी, यूई प्लस क्या लिख सकते हैं यूबी, और इनको जोड़ देंगे। ओके, और स्टूडेंट्स अब जब एक चीज़ और देखेंगे, यहाँ पर यूई जितना होगी वैल्यू मैग्नीट्यूड में यूई जितनी होगी उतनी यूबी होगी, वैल्यू दोनों की सेम होगी, एनर्जी डेंसिटी दोनों की क्या होगी, सेम होगी। ऐसा तो हो नहीं सकता कि इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी ज़्यादा हो, मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी कम हो, क्योंकि दो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रीजनरेट कर रहे हैं। तो as electromagnetic wave obtains both electric and magnetic field, there is non-zero energy density associated with it. Now consider plane perpendicular to direction of propagation of electromagnetic wave. There are in this plane the electric charges. They will be set of sustained in the motion by electric and magnetic fields of the electromagnetic wave. They will set a sustained motion. They sustained motion by electric field and magnetic fields of electromagnetic. The charges acquire the energy and momentum from the wave. तो charges क्या करते हैं, acquire करते हैं energy और momentum का from the wave से. This is just illustrate the fact that electromagnetic waves like other waves carries energy and moment. और ये जो illustration है ये बताता है कि जैसे other waves carry करते हैं एनर्जी और मोमेंटम को, उसी प्रकार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी एनर्जी और मोमेंटम को क्या कर रही है, कैरी कर रही है। और एनर्जी डेंसिटी आप लोगों को हमने बताई, यूई बराबर हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर और यूबी बराबर बी स्क्वायर अपॉन टू म्यू नॉट। सिंस इट कैरीज ए मोमेंटम एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट इट आल्सो एक्सर्ट्स ए स्टूडेंट प्रेशर, रेडिएशन प्रेशर। इसको एनर्जी कैरी कर रहा है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट तो वो क्या एक्सर्ट करेगी, प्रेशर। तो रेडिएशन प्रेशर, दैट रेडिएशन प्रेशर पी बराबर क्या होता है, यू अपॉन सी। तो इफ द टोटल एनर्जी ट्रांसफर टू सरफेस फ्रॉम यू इज कैन बी शोन दैट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टोटल मोमेंटम डिलीवर्ड टू द सरफेस कंप्लीट एब्जॉर्प्शन पी बराबर यू अपॉन सी कर सकते हैं। आगे पढ़ते हैं। व्हेन द सन शाइन्स योर हैंड, आप लोगों ने देखा होगा जब सन के सामने आप अपने हैंड को रखिए तो आपको एनर्जी तो फील ही होती है कि नहीं, आपका हाथ गर्म हो जाता है कि नहीं, एनर्जी मिलती है कि नहीं मिलती है, फील एनर्जी बीइंग एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स योर हैंड्स एंड गेट वार्म्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन आल्सो ट्रांसफर योर मोमेंटम इन हैंड, लेकिन आप मोमेंटम भी ट्रांसफर करता है, आपको थोड़ा धकेलता भी है मोमेंटम से, लेकिन आप महसूस नहीं करते क्योंकि बिकॉज सी नीचे है रेसिप्रोकल में, तो सी इज वेरी लार्ज। द अमाउंट ऑफ मोमेंटम ट्रांसफर्ड फ्रॉम एक्सट्रीमली स्मॉल एंड यू नॉट फील द प्रेशर। इन 1903 अमेरिकन साइंटिस्ट निकोल एंड हल सक्सीड द मेजरिंग द रेडिएशन प्रेशर विजुअल लाइट एंड वेरीफाइड इट वाज फाउंड टू बी ऑर्डर ऑफ 7 × 10⁻6 न्यूटन मीटर। Thus on a surface area the force of radiation is only 7 × 10⁻9 न्यूटन। तो वेरी नैनोमीटर न्यूटन है, तो बहुत वेरी लो प्रेशर आपको एडजस्ट होगा। द ग्रेट टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक्सट्रीमली कंपेरेबिलिटी ऑफ कैरी एनर्जी एंड प्लेस टू अनदर। द रेडियो एंड टीवी सिग्नल ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन कैरी एनर्जी। आप देखें बिना एनर्जी के तो ब्रॉडकास्ट होगा नहीं सिग्नल्स। द लाइट कैरीज एनर्जी फ्रॉम द सन अर्थ एंड मेकिंग द पॉसिबल टू द अर्थ। अब स्टूडेंट्स कुछ न्यूमेरिकल्स है, क्या देख लिया जाए, तो चलिए
देख लिया जाए न्यूमेरिकल्स को क्या कह रहा है। कह रहा है ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 25 मेगाहर्ट्ज ट्रेवल इन फ्री स्पेस। तो फ्रीक्वेंसी स्टूडेंट्स दिया है कितनी है, 25 मेगाहर्ट्ज का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल कर रहा है इन स्पेस अलोंग एक्स डायरेक्शन, किसमें, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। तो जो डायरेक्शन है वेव की वो क्या है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। एट ए पर्टिकुलर पॉइंट इन स्पेस एंड टाइम ई इज 6.3 जे, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वाई डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो स्टूडेंट्स एक्स में ये हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी, जाहिर सी बात है कि इसी डायरेक्शन में होगी, होगी कि नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है स्टूडेंट्स, वो एक्स वाई, तो ये जेड हो गया, तो इस जेड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड। तो आप देख सकते हैं और कह रहा कि व्हाट इज द बी एट, तो अभी हमने कहा था ई बराबर बी सी होता है, ई बराबर बी सी, तो बी बराबर ई पॉन सी लगा दिया उन्होंने, और ई की वैल्यू दी है, सी की वैल्यू आपको पता ही होता है, ये आ गया। मेन बात है कि अब बी की वैल्यू स्पेशल कैसे लिखें, तो बी ई जो है किस में बी लिखना, तो जेड डायरेक्शन में, तो किस में लिखा, बी जेड, जेड के लिए क्या लगाया उन्होंने, यूनिट वेक्टर के बी की वैल्यू निकाल ली 2.1 गुटे और ये टेस्ला लिख दिया, अब समझ में आ गया। और वैसे भी जो वैल्यू दी जाती है वो स्टूडेंट्स कैसे दी जाती है, ई क्रॉस बी, ई क्रॉस बी, जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन होता है वो ई क्रॉस बी होता है, ई क्रॉस बी डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। तो कभी भी दिया हो तो ई क्रॉस बी करके आप डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन निकाल सकते हैं। ओके, इससे निकाल, इस फार्मूले से भी आप पता कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन लग जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है द मैग्नेटिक फील्ड इन ए प्लेन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज गिवन बी वाई, मतलब वाई डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है 2 गुणे 10⁻⁷ टेस्ला, मतलब बी नॉट जो वैल्यू है, बी नॉट की वैल्यू जो दिया है 2 गुणे 10⁻⁷ टेस्ला, 10⁻⁷ टेस्ला। ओके, साइन 0.5 गुणे 10 पर, ये जब एक्स के साथ होगा वो के एक्स होता है, तो के, यदि स्टूडेंट्स यदि हम लिखें कोई एक्सप्रेशन इक्वेशन का, तो वेव का, तो हम क्या लिखेंगे, वेव ये लिखें तो बी, यदि हम ऐसे बी वाई बराबर लिखें बी नॉट है साइन, बी नॉट साइन, क्या लिखें, के एक्स प्लस ओमेगा टी, के एक्स प्लस ओमेगा टी। तो इससे कंपेरिजन करें तो के हमारा क्या निकलेगा 0.5 गुणे 10⁻3, 10⁻3, ओमेगा यहाँ पर स्टूडेंट्स कितना, ओमेगा कितना निकला 1.5 गुणे 10⁻11, 10⁻11। अब स्टूडेंट्स ये वैल्यू पता है, अब कह रहा है व्हाट इज द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, तो वेवलेंथ कहाँ से नहीं, के बराबर क्या होता है स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है के बराबर क्या होता है, आप लोगों को बताया था हमने अभी 2π/λ, तो यहाँ से लैम्डा निकल आएगा, वैल्यू कर कैलकुलेट करें तो के लैम्डा बराबर 2π/0.5 × 10⁻3 करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू आपको फाइंड हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी न्यू बराबर 1/T होता है, ओमेगा बराबर क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, 2π न्यू, ओमेगा बराबर क्या 2π न्यू, तो न्यू बराबर क्या ओमेगा अपान 2π, ओमेगा अपान क्या हो जाएगा 2π, मतलब 1.5 के नीचे 2.5 कर दीजिए, तो ये वैल्यू आपको गीगाहर्ट्ज में पता लगे। ई नॉट बराबर बी नॉट सी पता लग गया, उससे पता लग गया। अब लिखेंगे कैसे कि हमने देखा वाई में ये है और डायरेक्शन क्या एक्स में जा रहा है, तो जाहिर सी बात जेड डायरेक्शन में ही होगा, तो ई जेड, जेड लिख दिया। वैल्यू जो आई थी उससे 60 ये वाला 7/10 तो 60 लिख दिया। साइन वैल्यू अंदर की सभी वैल्यू फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ तो वही रहेगी क्योंकि वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट करें, तो वो अंदर का एक्सप्रेशन सेम हो जाएगा। तो इस प्रकार आप लोग इस क्वेश्चन को भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है लाइट विद एन एनर्जी फ्लक्स ऑफ 18 वाट पर सेंटीमीटर फॉल्स ऑन ए नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट नॉर्मल इंसिडेंस इफ द सरफेस हैज एन एरिया 20 सेंटीमीटर फाइंड द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड ऑन द सरफेस ड्यूरिंग ए 30 मिनट्स टाइम स्पेन। कहता है कि सर एनर्जी फ्लक्स जो है 18 वाट पर सेंटीमीटर, मतलब एनर्जी फ्लक्स क्या है, जब फ्लक्स की बात है तो नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस, तो एनर्जी फ्लक्स है तो नंबर ऑफ एनर्जी लाइंस कह सकते हैं एनर्जी। तो अब कह सकते हैं कि एनर्जी फ्लक्स है फॉल्स ऑन नॉन रिफ्लेक्टिंग सर नॉर्मल इंसिडेंस इफ द सरफेस एरिया 20 से फाइंड द एवरेज फोर्स, फोर्स निकालना है। तो एवरेज क्या पूछ रहा है स्टूडेंट, एवरेज फोर्स। तो फोर्स पहले निकालने के लिए हमको पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि फोर्स कहाँ से आएगा, मोमेंटम से आएगा, क्योंकि इसमें रेडिएशन प्रेशर में मोमेंटम ही, रेडिएशन प्रेशर है तो मोमेंटम से आता है, तो मोमेंटम पता होना चाहिए। तो फोर्स होता है या बराबर क्या होता है डीपी अपॉन dt या पी अपॉन टी लिख सकते हैं। वैसे डीपी अपॉन dt रेट ऑफ चेंज ऑफ विद टाइम होता है, तो फोर्स मोमेंटम, तो यह बराबर क्या होगा पी अपॉन टी। तो पी कैसे निकल, पी बराबर आपको पता है प्रेशर जो होता है रेडिएशन प्रेशर, अभी बताया था यू अपॉन सी। अब यहाँ पर यू जो है ये टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी। अब टोटल एनर्जी कैसे निकालें, यू बराबर कैसे निकालें, यू कैसे निकाल सकते हैं, एनर्जी फ्लक्स लिख दीजिए, एनर्जी फ्लक्स, एनर्जी फ्लक्स गुणे फ्लक्स है गुणे क्या हो जाएगा गुणे एरिया गुणे टाइम। अब स्टूडेंट तो यू बराबर क्या आ जाएगा, यू बराबर एनर्जी फ्लक्स कितना दे 18 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया कितना दिया स्टूडेंट्स, किस पर निकाला 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। टाइम कितना दिया 30 मिनट है, तो 30 गुणे सेकंड 60 कर लीजिए, सेकंड में आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स ये देखिए वाट क्या होता है, वाट क्या, किसी भी बल्ब आप लोगों ने घर में खरीदते होते हैं उस पर वाट लिखा होता है, तो वाट का मतलब क्या, इतनी एनर्जी इतने सेकंड में देगा, ठीक है। तो 18 वाट, तो यहाँ पर वाट जो होता है उसको लिख सकते हैं 18 जूल पर सेकंड, वाट को क्या लिख सकते हैं जूल पर सेकंड, हाँ अपॉन सेंटीमीटर। उससे कोई फर्क नहीं, ये आपको बताने पर कि आपकी डायमेंशंस भी क्या कटनी चाहिए 3 गुणे 60 सेकंड, तो सेकंड कटेगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर सेंटीमीटर से कटे तो 18
गुणे 20 गुणे 30 गुणे 60 जूल, इतनी एनर्जी टोटल आ जाएगी। अब इतनी एनर्जी आप निकालेंगे 18 गुणे जे, तो कैलकुलेट कर 6.48 आ जाएगी। अब इसको करेंगे पी बराबर यू अपॉन सी कर देंगे, इसको डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा। फिर फोर्स बराबर पी अपॉन टाइम, टाइम आपने लिखा है 30 गुणे 60 सेकंड, टाइम कितने कितने सेकंड में, तो ये 0.18 गुणे 10⁴ लिखा है, 1800 है ये, तो 0.18 में लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे 1.2 गुणे 10⁻6 न्यूटन आ जाएगा। तो इस प्रकार ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है। अब आ जाते हैं एग्जाम्पल 8.5, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय रेडिएशन कमिंग फ्रॉम 100 वाट बल्ब। एक 100 वाट बल्ब का है, बल्ब एट ए डिस्टेंस 3 मीटर पर रखा हुआ है। एज्यूम द एफिशिएंसी ऑफ द बल्ब इज 2.5% एंड इज पॉइंट सोर्स, मतलब जहाँ से ये बल्ब रखा है उससे जो एनर्जी हमें मिल पा रही है, सोर्स पर हमें कुछ पता करना, वहाँ पर 2.5% ही इसकी एफिशिएंसी काम कर पा रही है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है और क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। अभी स्टूडेंट्स ये तो सबसे पहले तो इसकी एफिशिएंसी निकाल लें कि टोटल एनर्जी हमको मिल कितनी पा रही है उस 3 मीटर की डिस्टेंस पर। तो ये जैसे कोई बल्ब है यहाँ पर स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए छोटा सा बल्ब है, तो 3 मीटर दूरी पर यदि हम देखें जाके, तो 3 मीटर पर मान लीजिए कोई एरिया है, तो उस पर यहाँ से दूरी 3 मीटर है, तो ये तो पूरे में एनर्जी दे रहा होगा। तो ऐसा तो है नहीं कि पूरी हर जगह हमारा सोर्स है, हमारा एरिया जिस पर हमें निकालना है, तो हम इसको पूरे को निकाल लेते हैं। तो ये 3 मीटर, तो इसका 4πr² कितना हो जाएगा, ये 4πr 613 मीटर। अब ये इंटेंसिटी जो यहाँ पर आई निकलेगी वो कितना, ये वाट, कितने वाट का बोला है, 100 वाट का, कितने वाट का बोला है, 100 वाट का, तो 100 लिख दिया। और डिवाइड किससे करेंगे, जो हमारा 4πr² है, 113 जो भी निकला 113 मीटर स्क्वायर, 100 वाट का। एफिशिएंसी हमारी कितनी 2.5 है, तो 2.5 बटे 100 कर देंगे, तभी तो एफिशिएंसी निकलेगी। तो इसको 100 वाट, ये वाट में लिखे, तो कितनी इंटेंसिटी उस समय हमें मिलेगी, लगभग कह रहा है 0.02 वाट पर मीटर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, तो इतनी इंटेंसिटी हमें मिलेगी आई, इसी से हमें काम चलाना है इस एरिया पर। अब इंटेंसिटी, अब स्टूडेंट्स हाफ ऑफ द इंटेंसिटी प्रोवाइड इलेक्ट्रिक, अब इतनी जो है इंटेंसिटी टोटल है, तो आधी तो एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड में जाएगी, आधी क्या होगी, हाफ मैग्नेटिक फील्ड में, हाफ आई प्लस हाफ आई प्लस हाफ आई, टोटल आई हो जाएगा। तो हाफ आई बराबर उन्होंने क्या लिख दिया, हाफ आई। अब इंटेंसिटी आई बराबर जो होता है स्टूडेंट्स, वो होता है आई बराबर लिख सकते हैं यू सी होता है, यू सी। अब ये समझ कंफ्यूज मत करिए, यू जो है ये स्मॉल, ये है एवरेज एनर्जी डेंसिटी है, टोटल एनर्जी नहीं है। तो ये क्या हो जाता है, हाफ ऐसा नॉट ई स्क्वायर आर एम एस और सी हो जाएगा। तो आई बराबर, तो ये आई बराबर लिख सकते हैं, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर आर में इंटू सी। अब ये आपकी वैल्यू, आई की वैल्यू निकाल ली थी, ये पुट कर दिया, और ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता ही 8.85 गुणे 10, सी की वैल्यू पता ही 3 गुणे 10 पर, ई आर में निकल आएगा स्क्वायर रूट लेने पर, क्या नहीं लेने पर, स्क्वायर रूट जब लेंगे तो ये वैल्यू निकल आएगी। तो कितने 2.9। इस प्रकार आपने ई नॉट बराबर क्या हो जाएगा, अब ये भी अब स्टूडेंट्स जो पीक वैल्यू, जैसे कोई चीज़ पीक वैल्यू है तो उसका आर एम एस क्या होगा, आधा √2 होता है, आर एम एस क्या होता है, √2 होता है। जैसे ई आर एम एस जो होता है, तो पीक वैल्यू का क्या हो जाएगा, √2 होता है, अपॉन √2 होता है। याद रखिए, जो पीक वैल्यू होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगा उसका, उसका √2 कर दीजिए, तो आपको रूट मीन स्क्वायर वैल्यू मिल जाएगी। तो ई नॉट बराबर क्या, √2 ई आर एम एस कर दिया, 4.07 वोल्ट पर मीटर आ गया। तो इस प्रकार उसके बाद बी आर एम एस से ई आर एम एस अपॉन सी लगा लिया, तो बी आर एम एस पता लग गया। तो कितना आसान क्वेश्चन है, कठिन नहीं है, थोड़ा ट्रिकी है। तो इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया। अब आ जाते हैं स्टूडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में। तो क्वेश्चन हो गए। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को एक बार जल्दी से जल्दी देख लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, at the time of the Maxwell predicted the existence of electromagnetic waves, the only familiar electromagnetic waves were visible light waves। जब मैक्सवेल ने एग्जिस्टेंस दिया था तो उस समय केवल फैमिलियर थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, कौन सी थी, लाइट वेव्स के बारे में ही। लेकिन जब हर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंट किया तब रेडियो वेव्स के बारे में भी जानने को मिला। उसके बाद अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड वेव्स बेसिकली पहले स्टेब्लिश हो गई बाय द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी। एक्स रेज एंड गामा रेज हैज आल्सो डिस्कवर, और 19th सेंचुरी में गामा रेज और एक्स रेज भी जब डिस्कवर हुई तो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम डेवलप हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। सो वी नाउ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इंक्लूड विजिबल लाइट वेव्स, एक्स रेज, गामा रेज, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड वेव्स। तो इस प्रकार इतनी वेव्स को इंक्लूड करता है इलेक्ट्रो एक्स यू वी इन माई रेंज, गाड़ी एक्स यू वी इन माई रेंज। याद रखिए, गाड़ी एक्स यू वी इन माई रेंज, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल रेज, इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव्स। समझ में आया, जी से गामा, गामा एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, ठीक है, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, और दिस माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव्स, और दिस इज रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स। तो इस प्रकार ये सब याद रख सकते हैं, गामा रेज। ठीक, तो स्टूडेंट इस प्रकार आप लिखिए गामा एक्सयूवी, गाड़ी एक्सयूवी इन माई रेंज। तो अब आते हैं प्रिंसिपल। तो अल्ट्रावायलेट, सो क्लासिफिकेशन ऑफ द ईएम वेव्स अकॉर्डिंग टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, देयर इज नो शार्प डिवीजन। लेकिन स्टूडेंट जो ये हमारे स्पेक्ट्रम में इनमें कोई शार्प डिवीजन नहीं है बिटवीन द काइंड ऑफ वेव्स एंड, लिख देते हैं, पढ़ाते हैं टीचर्स, लेकिन कोई शार्प नहीं है। इसलिए जो सही तरीका है वो आपको एनसीईआरटी बुक में ही दिया। कोई शार्प आप नहीं इसमें लाइन खींच सकते कि इतनी रेंज की फ्रिक्वेंसी जो है वो गामा रेज कहलाएंगी, उतनी की एक्स रेज कहलाएंगी। तो कहीं ना कहीं ओवरलैपिंग जरूर है। तो गामा, तो इसको याद करने के लिए सबसे पहले एक तरीका है कि आप समझ लीजिए कि एक तरफ आप 10⁻23 तक जाएंगे, 10⁻23, और इधर 10⁻14। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले अब देखिए कि जहाँ पर 1 है वहाँ पर 10 पावर क्या है,
10 पावर 8 है। तो इस प्रकार टेलीविजन एंड एफएम रेडियो वेव्स को आप 1 में रखिएगा और 10 पावर 8 को इधर रखिएगा। यदि फ्रीक्वेंसी 10 पावर 8 हर्ट्ज में होगी तो यहाँ पर 1 मीटर वेवलेंथ होगी, 1 मीटर वेवलेंथ होगी। तो इस प्रकार गामा रेज को 10 पावर 23 से 4 घटानियाँ चालू करिए, 10 पावर 23 से 10 पावर 22 तक, 10 पावर 23 से 4 घटाएंगे तो लगभग 10 पावर 19 तक आ जाएंगे, 10 पावर 19 में लिख दीजिए। उसके बाद एक्स रेज स्टूडेंट थोड़ा 10 पावर 20 से चालू करिए, 10 पावर 20 या 21 से 20 में चालू करेंगे और 10 पावर 17 4 तक आ जाएंगे। इस प्रकार फिर अल्ट्रावायलेट जब लेंगे, अल्ट्रावायलेट तो अल्ट्रावायलेट स्टूडेंट ज़्यादा रेंज नहीं होगी इसकी, तो थोड़ा 2 तक ही करेगा, 10 की पावर 17 से करके 10 की पावर 17 लिख लेके 10 की पावर 15। लेकिन ये ध्यान देने बात है कि स्टूडेंट्स कभी भी 10 विजिबल रेंज जो होगी वो 10 की पावर जो आपकी विजिबल रेंज होती है, विजिबल रेंज जो होती है स्टूडेंट, वो सदैव क्या होती है, जो इस 10 की पावर 14 में ही लाई करती है, ऑलवेज 10 की पावर 14 तक ही लाई करेगी। कि देखिए विजुअल रेंज को इन्होंने दिखा दिया, ये 1400 नैनोमीटर तो 700 नैनोमीटर तक। सबसे क्या होती है वायलेट, क्या वायलेट, वायलेट टू रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट। इस प्रकार उन्होंने दिखा दिया कि जो विजिबल है वो 10 पावर 14 हर्ट्ज के बीच में ही लाई करेगा और जो उसकी वेलेंथ होती है वो 10 पावर 6 मीटर के बराबर होती है। ये ध्यान रखने वाली बात है। अब स्टूडेंट थोड़ा सा इंफ्रारेड के बारे में यदि हम पढ़ लेते हैं, इंफ्रारेड, तो इंफ्रारेड भी नजदीक ही होती है। जितना अल्ट्रावायलेट 2 रेंज तक जाएगी तो आप हर समय याद रखिए 10 की पावर 14 पर आपको बनाना है। कितने पर बनाना है, 10 की पावर 14 रेंज लेनी, 10 की पावर 14 15। उसके ऊपर दो रेंज बढ़ाएंगे तो अल्ट्रावायलेट और 2 रेंज घटाएंगे 10 की पावर 12 13 तक तो इंफ्रारेड लिख देना। उसके नीचे फिर जो स्टूडेंट्स है माइक्रोवेव रीजन आ जाएंगी, माइक्रो 10 की पावर 12 से 10 की पावर 9। उसके नीचे फिर शॉर्ट रेडियो वेव्स ले लीजिए, फिर एएम रेंज और लॉन्ग रेडियो वेव्स जो है 10 तक आ जाएंगी। तो इस प्रकार जो लॉन्ग रेडियो वेव्स हैं वो 10 की पावर 6 से 10 तक लिख लीजिए, 5 रेंज में आएंगी। और इस प्रकार थोड़ा सा आप लोगों को इसको रीड करना पड़ेगा और थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा आसानी से। एक दो बार आप रीड कर लेंगे। विजुअल रेंज को आप विजुअल को दिमाग में रखिए क्योंकि यही हमारे जीवन का आधार है। और उस विजुअल से 2 ऊपर आप करेंगे तो अल्ट्रावायलेट, 2 नीचे करेंगे तो इंफ्रारेड, और 4 ऊपर कर ले जाएंगे अल्ट्रावायलेट से तो एक्स रेज, और उससे 4 ऊपर ले जाएंगे तो गामा रेज, और 1 2 की ओवरलैपिंग दिखा दीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार याद हो। ऊपर सबसे मैक्सिमम कितना रखेंगे, जब चालू कहाँ करें 10 पावर 14 से चालू करेंगे हर्ट्ज तक फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पर 10 की पावर 6 से। ठीक है, और टेलीविजन याद रखिए, टेलीविजन रेडियो वेव्स को 1 मीटर और उधर 10 पावर 8 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी टेलीविजन और एफएम रेडियोज में यूज होती है। माइक्रोवेव्स थोड़ी शॉर्ट वेव्स हो जाएंगी। अब आ जाइए स्टूडेंट्स, वी ब्रीफली डिस्कस द डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन द ऑर्डर्स ऑफ डिक्रीजिंग वेवलेंथ। अब डिक्रीजिंग वेवलेंथ के ऑर्डर में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं रेडियो वेव्स क्या होती हैं। तो रेडियो वेव्स के बारे में, रेडियो वेव्स आर प्रोड्यूस बाय द एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ द चार्जेस कंडक्टिंग वायर्स। तभी तो हमने रेडियो वेव्स क्या प्रोड्यूस हो जा सकती हैं, ड्यू टू एक्सेलरेटेड चार्ज इन द कंडक्टिंग वायर्स। कंडक्टिंग वायर्स में यदि एक्सेलरेटेड चार्ज हो तो वो प्रोड्यूस कर सकता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंड्यूस्ड वाला। तो रेडियो वेव्स का प्रोड्यूस की थी द रेडियो एंड टेलीविजन कम्युनिकेशन में यूज की थी जनरली इन द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ 15 किलोहर्ट्ज से अबाउट 100 मेगाहर्ट्ज एंड 54 मेगाहर्ट्ज to shortwave band, TV wave range 54 to 890, the FM frequency of radio is 88. Cellular phones are radio waves, voice communication in the ultra high frequency range। तो वॉइस कम्युनिकेशन में कौन, जो मोबाइल में कौन सी यूज हो रही है, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी रेंज की यूज होता है। ठीक है, और टेलीविजन में कौन सी यूज हो रही है आपकी, जो 54 टू 80 मेगाहर्ट्ज की। तो ये थोड़ा बहुत आ जाएगा तो समझ लीजिए, ज़्यादा कोई जरूरी नहीं है, बिल्कुल आप एग्जैक्ट याद कर पाए। माइक्रोवेव स्टूडेंट, तो माइक्रोवेव शॉर्ट रेडियो वेव, माइक्रोवेव उससे शॉर्ट रेडियो वेव्स आएंगी। ठीक है, विद फ्रीक्वेंसी इन द गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। इसमें ये ध्यान रखिए कि जब भी लिखे तो किस में लिखेंगे, गीगाहर्ट्ज, गीगा 10 पावर 12। ठीक, हर्ट्ज आर प्रोड्यूस, देख लीजिए गीगा हर्ट्ज जो हमने माइक्रोवेव को लिखा था, तो 10 पावर 12 10 पावर 12 टू 10 पावर क्या लिखा है, 10 तक हर्ट्ज में रेंज में, 10 पावर 12 टू 10 पावर 10 हर्ट्ज में माइक्रोवेव को लाइक किया। तो ये गीगा हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है, प्रोड्यूस बाय द स्पेशल वैक्यूम ट्यूब, और स्पेशल वैक्यूम ट्यूब चाहिए। और जबकि जो रेडियो वेव्स है वो एक्सेलरेटेड चार्ज इन द वायर में फ्लो करके हमको मिल जा सकती है। ठीक, इसके लिए प्रोड्यूस करने के लिए क्लिस्ट्रॉन, मैग्नेस्ट्रॉन एंड गन डायोड्स से हमको प्रोड्यूस कर सकते हैं। ड्यू टू देयर शॉर्ट वेवलेंथ दे आर सुटेबल फॉर द रडार सिस्टम। उनका प्रयोग किसमें करता है, रडार सिस्टम, क्योंकि ये शॉर्ट वेवलेंथ है। इन एयरक्राफ्ट नेविगेशन रडार also provide the basis of the speed guns and time of the fast bus tennis subs and automobiles। माइक्रोवेव ओवन्स आर, अब माइक्रोवेव ओवन्स के बारे में आप लोगों ने देखा होगा, ये माइक्रोवेव ओवन्स बना हुआ है। तो आर इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन ऑफ दीज इन सच ओवन द माइक्रोवेव इज सेलेक्टेड टू मैच द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाटर। आप लोगों ने देखा होगा कोई भी चीज़ माइक्रोवेव में रखते हैं जो वो गर्म हो जाती है, जैसे हम पिज्जा रखते हैं तो वो गर्म हो जाता है। कैसे, क्यों गर्म हो जाता है, क्योंकि कोई भी बॉडी, कोई भी मटेरियल है जो फूड होता है उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये तो उस वाटर मॉलिक्यूल्स की जो है उसके मॉलिक्यूल्स जो मोशन में होते हैं, ये मोशन में होते हैं, ये तो उतनी मोशन की फ्रीक्वेंसी हम दे दें उस वाटर मॉलिक्यूल को तो वो उतनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो इस प्रकार एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं फ्रॉम द ट्रांसफर्ड एफिशिएंटली काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम द मॉलिक्यूल्स। दिस राइजेस द टेंपरेचर ऑफ एनी फूड कंटेनिंग वाटर। और कोई भी फूड है वो कंटेन करता है वाटर, उस लेकिन वो सेलेक्टेड रीजन की फ्रीक्वेंसी को खाएगा, ऐसा नहीं कि हर चीज फ्रीक्वेंसी को ले ले। जब उस रीजन में जिस वाटर मॉलिक्यूल्स की जो वाटर मॉलिक्यूल जिस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से एब्जॉर्ब कर सकते हो उतनी माइक्रोवेव एनर्जी दे दी जाएगी, तो वो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और उससे ये आप लोगों को पूरी तरीके से समझाया गया है स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किस प्रकार कुक करते हैं। ठीक, वाट मीटर पढ़ लीजिएगा।
ये उसमें कोर्स का कोई मतलब नहीं है। इंफ्रारेड वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडीज ऑफ द मॉलिक्यूल। इंफ्रारेड, अब देखिए ध्यान से देखिए, इंफ्रारेड वेव्स हमारी जो, आप लोगों ने देखा होगा एटीएम में आप जहाँ उंगली लगाते हैं और मोबाइल में भी उंगली लगाते हैं तो वो चलता है, क्योंकि हमारी जो बॉडीज हैं वो क्या प्रोड्यूस कर रही हैं, इंफ्रारेड वेव्स प्रोड्यूस करती है। तो आज से पता लगे कि हमारी जो बॉडीज हैं वो इंफ्रारेड वेव्स को प्रोड्यूस करती है। दिस बैंड इज एडजस्ट टू द लो फ्रीक्वेंसी लॉन्ग वेव लेंथ इन द विजिबल स्पेक्ट्रम। इंफ्रारेड वेव्स समटाइम्स रिफर्ड एज हीट वेव्स, और इनको क्या कहते हैं, समटाइम्स क्या कहते हैं, हीट वेव्स भी कहते हैं, नाम देते हैं। दिस इज बिकॉज द वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द मोस्ट मटेरियल रेपिडली एब्जॉर्ब द इंफ्रारेड। वाटर मॉलिक्यूल्स क्या है, माइक्रोवेव से रेपिडली एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इंफ्रारेड वेव्स भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। मॉलिक्यूल्स एग्जांपल CO2 and Na absorb infrared. After absorption, their motion increase, that is heat up and their surrounding. Infrared lamps are used to physical therapy. Infrared lamps का यूज करते हैं फिजिकल थेरेपी। इंफ्रारेड रेडिएशन आल्सो प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन द मेंटेनिंग द अर्थ वार्म, और ये अर्थ को वार्म अप करने के लिए बहुत रिक्वायर्ड है। एट द ग्रीन हाउस इफेक्ट, इनकमिंग द विजुअल लाइट विच इज पास रिलेटिवली इजिली थ्रू द एटमॉस्फेयर इज अब्सॉर्ब्ड बाय द अर्थ सरफेस एंड रेडिएट इंफ्रारेड लॉन्गर वेवलेंथ, और रेडिएट करता है इंफ्रारेड लॉन्गर वेवलेंथ अर्थ, ठीक है, वो रेडिएशन को। दिस रेडिएशन इज टाइप्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर। Infrared detectors are satellites for both military purpose and the of the growth and crops. Electronic devices, semiconductor and lighting emitting diodes also produce infrared wave, emit infrared are widely used in remote switches। आपने लोगों में देखा होगा टीवी का जो स्विच रिमोट होता है उसको दबाते हैं तो रेड लाइट निकलती है और वो आपका चैनल चेंज हो जाता है। वो किससे होता है, ड्यू टू इंफ्रारेड वेव्स। किसमें निकलते हैं, टीवी सिग्नल्स में यूज करते हैं। वाईफाई जो आप लगाते हैं वो भी क्या है, इंफ्रारेड वेव्स पर ही काम करता है टेलीकम्युनिकेशंस में। तो विजुअल विजुअल रेज आप समझ ही रहे हैं, आप मुझे देख ही रहे हैं, देख नहीं रहे, सुन रहे हैं, ठीक है। तो 4 10 पावर 14 टू 7 गुणे वेवलेंथ रेंज 700 1400 400 नैनोमीटर, कहाँ से 700 से 400 नैनोमीटर के बीच में लाई करेगी। 4 गुणे 10 14 से 7, हमने कहा 10 14 में ही रखना है। विजुअल लाइट, वो विजुअल लाइट इमिटेड बाय रिफ्लेक्टेड बाय ऑब्जेक्ट्स एंड सन प्रोवाइडिंग द वर्ल्ड अवर आइज इज द वेवलेंथ डिफरेंट मटेरियल्स। इसके बारे में ज़्यादा नहीं पूछेंगे विजुअल रेंज, क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा नहीं, आपको ज़्यादा एग्जाम में ज़्यादातर क्या पूछेंगे, माइक्रोवेव्स के बारे में, इंफ्रारेड के एप्लीकेशंस के बारे में पूछेंगे, ठीक है, गामा रेज के एप्लीकेशंस के बारे में पूछेंगे, विजिबल लाइट के बारे में क्या पूछेंगे, ठीक है। तो अल्ट्रावायलेट रेज के बारे में पढ़ लेते हैं। इन कवर इफ कवर द वेवलेंथ रेंजिंग फ्रॉम 4 × 10⁻⁷ या 400 नैनोमीटर डाउन, मतलब जैसे आपकी जो विजुअल लाइट रेज का जो नीचे वाला कवर है 400 नैनोमीटर से नीचे जब जाएंगे तो आपको क्या अल्ट्रावायलेट रीजन्स मिलेगा। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन प्रोड्यूस बाय द स्पेशल लैंप एंड हॉट बॉडी, जो है स्पेशल लैंप्स हॉट बॉडीज में अल्ट्रावायलेट रेज प्रोड्यूस करता है। द सन इज आल्सो सोर्स ऑफ द अल्ट्रावायलेट light, but fortunately most of the ultraviolet light is absorbed by the ozone layer of atmosphere high altitude 40 to 50 किलोमीटर, 40 से 50 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ जो ऊपर है उससे वो क्या करता है, अल्ट्रावायलेट लाइट्स को वो क्या करता है, यूवी रेज को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ओजोन लेयर, तो इज हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द ह्यूमन एक्सपोजर ऑफ यूवी रेडिएशन इंड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ मोर मिलेनियम काजिंग द टैनिंग स्किन, और हमारी स्किन को काला कर देता है। यूवी रेडिएशन एब्जॉर्ब बाय ऑर्डिनरी ग्लास एंड सन बर्न थ्रू द ग्लास विंडो। वेल्डर्स जो होते हैं जो गैस पाइप वाला काम करते हैं वो भी वहां से में भी क्या होते हैं, ग्लास विंडोज को, तो वो क्या करते हैं वहां में भी अल्ट्रावायलेट रेज ज़्यादा प्रोड्यूस होती हैं बिल्डिंग आर्क्स में। ड्यू टू द शॉर्टर वेवलेंथ यूवी रेडिएशन कैन आल्सो फोकस इनटू वेरी नैरो बीम्स ऑफ हाई प्रिसिजन लेसिक्स। अब देखिए एक चीज़ थोड़ी सी यहाँ पर आई, वैसे यूज है कि नहीं, लेसिक्स लेजर असिस्टेड स्टू कैरोटोमिलेसियस आई सर्जरी में यूज होती है। यूवी लैंप्स आर यूज टू किल द जर्म्स एंड वाटर प्योरीफाई। ओजोन लेयर इज आल्सो प्लेज अ वेरी प्रोडक्टिव रोल टू डिप्लीशन ऑफ द क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC गैस एंड सच एज फेरॉन मेटल्स इन इंटरनेशनल कंसर्न, ठीक है। एक्सरेज, अब एक्सरेज के बारे में पढ़ लेते हैं। एक्सरेज बियॉन्ड द यूवी रेज इल्यूमिनेटेड स्पेक्ट्रम लाइज एक्सरेज रीजन, वी आर फैमिलियर टू द एक्सरेज। जब हमारी हड्डी टूट जाती है हड्डी पसली तो क्या एक्सरेज ही हम कराते हैं। कवर द वेवलेंथ 10⁻⁷ to 10⁻13 वन कॉमन वे टू जनरेट द एक्सरेज और बम्बार्ड मेटल टू टारगेट द एनर्जी हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन। कैसे प्रोड्यूस कर देते हैं, जनरेट कैसे करते हैं एक्सरेज को, वी बम्बार्ड द मेटल टारगेट बाई हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को बम्बार्ड करते हैं तो हम उसमें से क्या एक्सरेज निकलती हैं। एक्सरेज आर यूज टू डायग्नोस्टिक टूल मेडिसिन ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन फॉर्म्स ऑफ कैंसर बिकॉज एक्सरेज डैमेज डिस्ट्रॉय द लिविंग टिश्यूज एंड मस्ट बी टेकन अवॉइड द नेसेसरी ओवर एक्सपोजर। इनको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये हमारे स्किन के लिए हार्मफुल है, टिश्यूज को क्या करती है, डेड कर देती है सेल्स को। तो गामा रेज के बारे में पढ़ लेते हैं। गामा रेज कभी ज़्यादातर पूछा जा सकता है, दे लाई इन द अपर फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एंड हाई वेवलेंथ इन द फॉर्म ऑफ 10⁻10 मीटर टू लेस 10⁻14 मीटर। तो वेवलेंथ क्या 10⁻10 टू 10⁻14 मीटर तक, ठीक है। तो दिस हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन इज प्रोड्यूस बाय न्यूक्लियर रेडिएशन आल्सो इमिटेड रेडियोटेंट। तो ये कहाँ पर प्रोड्यूस होती है, रेडिएशन कहाँ प्रोड्यूस है, न्यूक्लियर रेडियोएक्टिव मटेरियल्स में, ठीक है। रेडिएशन प्रोड्यूस, दे आर आल्सो यूज्ड इन मेडिसिन डिस्ट्रॉय कैंसर, जो कैंसर सेल्स है उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए कैंसर थेरेपी में गामा रेज का यूज किया जाता है। समराइज डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोडक्शन ऑफ मेंशन इन डिफरेंट रीजंस इन दिस। तो इस प्रकार आपका एक ग्राफ चैप्टर है रेडियो वेव्स। 0.5 मीटर से कम वेवलेंथ होती है। रैपिड एक्सेलरेशन डिसलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मटेरियल्स का एक्सेलरेशन ड्यू टू आपने देखा रिसीवर एरियाज। दूसरा क्या माइक्रोवेव्स 0.5 टू क्लेस्ट्रॉन मैग्नेट्रॉन वॉल पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड, और आपने पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड और उसमें कैसे माइक्रोवेव इससे भी नहीं कर डिटेक्शन, पॉइंट डिटेक्शन कैसे करें, पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड से कर सकते हैं। इंफ्रारेड 0.1 वाइब्रेशन ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स। थर्मोबोलोमीटर फोटोग्राफिक फिल्म से ये आ जाता है कभी कभार, कैसे डिटेक्ट करेंगे तो डिटेक्शन पढ़ लीजिएगा। थर्मोपाइल्स थर्मो
the eye photo cells and photo this is electrons in atoms light wave energy levels lower energy levels लाइट कैसे मिलती है जब हाई एनर्जी जब एटम में ट्रांजिशन करता है एक इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में जाता है तो क्या इलेक्ट्रॉन्स इन एटम इमिट्स लाइट व्हेन दे मूव फ्रॉम वन एनर्जी लेवल्स टू लोअर एनर्जी लेवल्स ठीक है ओके अल्ट्रावायलेट 402 नैनोमीटर 1 मीटर इनर शेल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एटम मूविंग फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू लोअर इनर शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव एटम्स मूव करते हैं फ्रॉम हाई एनर्जी लेवल टू लोअर फोटो सेल्स फोटोग्राफी में एक्स रेज आपने पढ़ा था एक्स रे ट्यूब्स आर इनर शेल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हाई बम्बार्डमेंट करता है हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन किसी मेटल से तो वो एक्स रे प्रोड्यूस होती है फोटोग्राफिक फिल्म से और गीगर ट्यूब से आयोनाइजेशन चैम्बर की फोटोग्राफिक फिल्म पर तो एक्स रे निकलता है गीगर ट्यूब से आयोनाइजेशन चैम्बर से भी देख सकते हैं और गामा रे जो है स्मॉलर देन 10 नैनोमीटर रेडियोटिव डीके ऑफ द न्यूक्लियर रेडियोटिव न्यूक्लियर 2 इसी प्रकार से फोटोग्राफिक फिल्म में भी यही सेम से गीगर ट्यूब में से इसको डिटेक्ट करते हैं और आयोनाइजेशन चैम्बर से तो इस पर डिटेक्शन भी आप लोग देख सकते हैं तो इस प्रकार ये हमारा चैप्टर जहाँ तक कंप्लीट हो गया अब समरी एक बार दोनों देख लेते हैं समरी क्या थी तो सबसे पहले समरी क्या डिस्प्लेसमेंट करंट आईडी बराबर एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन dt d phi upon dt Maxwell found that inconstancy of Ampere circuit law and suggested the existence of additional current called displacement current to remove the inconstancy the displacement current to time varying electric field and fluidity and source of the conduction and now this an accelerating charge produces electromotive wave an electric charge oscillating harmonically with frequency which produces electromotive waves of the same frequency nu the electric dipole is the basic source of मतलब बेसिक जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो बेसिक सोर्स है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल है क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल क्रिएशन होता है अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विद वेवलेंथ ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्यू मीटर्स फॉर प्रोड्यूस्ड बाय डिटेक्टेड इन लैबोरेटरी बाय हर्ट्ज इन 1887 ही डज वेरीफाइड बेसिक प्रेडिक्शन ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन electric magnetic field oscillates sinusoidally in space and time electromagnetic wave the E and the perpendicular to each other and direction perpendicular to direction of propagation the electromagnetic wave for the wave of frequency nu and wavelength lambda then propagate in z direction to E bar E naught ext sin k z minus omega t E naught k की जगह 2 pi upon lambda लिख दिया omega बराबर 2 pi nu लिख दिया ओके तो nu बराबर स्मॉल t upon 1 upon t लिख दिया ओके तो ये बी वाला भी इस प्रकार बी नॉट साइन होते हैं लेकिन मैक्सिमम टी टू डेवर ई नॉट बराबर बी नॉट सी ये आ गया ये वेलोसिटी सी बराबर द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सी म्यू नॉट एप्सिलॉन परमिबिलिटी एंड कांस्टेंट सी नॉट और ई बराबर बी सी भी याद कर सकते हैं ई बराबर बी सी light is electromagnetic waves is therefore the electromagnetic waves other than light we have also same velocity in space the speed of the light electromagnetic in material medium v बराबर mu c under v बराबर under root 1 upon under root mu epsilon ठीक है अब इस with the electromagnetic waves carry energy and momentum they in the energy shared equally the electric and magnetic field electromagnetic waves transport momentum as well they strike to the surface temperature also exists the total energy transferred to the surface in time t is the surface p बराबर u बराबर क्या uc u upon c p बराबर u upon c I बराबर uc होता है I बराबर क्या होता था uc P बराबर U upon C. The spectrum of electromagnetic waves stretches principally infinite wavelength, different range of known, different X-rays, microwave, X-rays, gamma rays, ultraviolet, infrared, microwave, wavelength increasing 10⁻12 to 10⁻6 meter. The interact with the matter with which oscillation with the chart detail to electromagnetic waves and the medium. तो इस प्रकार तो दोस्तों आप लोग इस प्रकार समझ पाए होंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किस प्रकार आपको समझाया गया है एनसीईआरटी बुक में आई होप दैट यू अंडरस्टैंड वेरी वेल और मुझे भी लगता है कि बहुत अच्छी तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के चैप्टर को इस एनसीईआरटी बुक में एक्सप्लेन किया गया कुछ मैथमेटिकली वर्क थोड़ा कम है मैथमेटिकली नहीं समझाया गया थ्योरेटिकली आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करा दिया गया है इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर में एनसीईआरटी के बुक में तो आई होप यू सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू